नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे फैमिली लॉ 2 की सेमेस्टर नंबर 4 और इसकी यूनिट 3 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यूनिट नंबर 3 देखते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसके अंदर जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन ऑफ अ हिंदू मेल एंड फीमेल डाइंग इंटरस्टेट, मतलब जिसने कोई बिल वगैरह या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है उसके प्रॉपर्टी का क्या होगा अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये बेसिकली जो वुमेन्स के लॉ थे, मतलब जो वुमेन को पर्सनली राइट मिले, उन सब के बारे में बात है इसमें। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्त्रीधन वर्सेस वुमेन्स स्टेट, एंड देन लास्ट टॉपिक आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ, दैट इज सुन्नी लॉ। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉपिक्स रहने वाले हैं आज की वीडियो के डिस्कशन के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का अगर हम जनरल बात करें तो जनरल बात ऐसी आती है कि भाई हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, दोनों लॉ बेसिकली हमारे जो बने हैं वो बेस्ड ऑन द कस्टम्स बने हैं, बेस्ड ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट बने हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चली आ रही थी बहुत सारे लोगों की, उसको ही हमने कोडिफाई करके लॉ बना दिया। अब कोडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ताकि जो हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट है, दैट इज मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभागा स्कूल, तो उसके अकॉर्डिंग हम सक्सेशन को गवर्न कर पाए और पर्टिकुलर रूल्स और नॉर्म्स बन सके। ठीक है, देन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 was enacted with the objective of codifying and amending the law। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि पहला तो कोडिफिकेशन होना चाहिए, दूसरा अमेंडमेंट होना चाहिए विद टाइम टू टाइम रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग हिंदूज। इंटरस्टेट का मतलब क्या है? जहां पर जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसने कोई बिल या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा जो उसकी डेथ के बाद क्या हो, जो उस प्रॉपर्टी के ऑनर को डिसाइड करे। ठीक है, तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी कैसे इवॉल्व होगी, ये चीज डिस्कस करती है हिंदू सक्सेशन एक्ट। देन प्रायर टू द एक्ट सक्सेशन वाज गवर्न्ड बाय डाइवर्स एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स अंडर मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल्स। ठीक है, तो जो मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल है उसके थॉट, उसके प्रिंसिपल के हिसाब से जो रूल्स थे वो बताते थे कि किस तरीके से डेवल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगा ऐसे केस में जहां पर कोई बिल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ठीक है, देन उसके बाद the act introduced uniform statutory rules, replaced customary uncertainty and attempted to bring Hindu succession law in line with modern notions of justice and equality। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या होता था, पहले कोई फिक्स रूल या नॉर्म्स नहीं थे, तो अनसर्टेनिटी रहती थी, लोगों को पता नहीं रहता था। तो अब क्या है, मॉडर्न नोशन ऑफ जस्टिस जो आज की डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, प्लस इक्वालिटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, की मतलब जो इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन द इंडिविजुअल्स, उसके लिए इस लॉ को बनाया गया, इस एक्ट को बनाया गया। ये बेसिक जनरल व्यू है। देन आगे चलते हैं, ये देखो इंटरस्टेट सेक्शन की ये डेफिनेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफ एनी पर्सन डाइज विदाउट लीविंग अ वैलिड विल और वेयर द विल डज नॉट डिस्पोज ऑफ हिज एंटायर प्रॉपर्टी। तो जब विल नहीं होगी या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करे, तो या फिर अगर विल है भी पर उसकी सारी प्रॉपर्टी जो उसके द्वारा ओन्ड है उस सारी प्रॉपर्टी के बारे में बिल बात नहीं करती। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में, मान लो एक पर्सन है, उसके पास तीन प्रॉपर्टी है, 1, 2 एंड 3। अब विल उसने बनाई, उसने 1 और 2 के लिए विल बना दी। ठीक है, पर थर्ड प्रॉपर्टी तो अभी भी रह गई ना, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में विल बात नहीं करती या फिर विल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट आती है। देन एप्लीकेबिलिटी अगर देखें, सेक्शन 2 जो बात करता है कि एप्लीकेबिलिटी किस पे है हिंदू सक्सेशन एक्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लॉ बना, कोई भी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुआ, तो उसका हमें एप्लीकेबिलिटी बतानी पड़ती है कि किन किन लोगों पे अप्लाई करती है। तो सबसे पहले हिंदूज बाय रिलीजन, सबसे पहले अप्लाई करेगी जो पर्सन हिंदू होगा बाय द रिलीजन, उस पर अप्लाई कर देगी हिंदू सक्सेशन एक्ट। देन जो पर्सन क्या होगा, बुद्धिस्ट, जैन और सिख होगा, तो उस पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करती है। देन उसके बाद पर्सन हु आर कन्वर्ट्स और रीकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। ठीक है, एक पर्सन था, एक पर्सन ने क्या किया, पहले तो कन्वर्ट कर लिया किसी और रिलीजन में, सपोज दैट मुस्लिम रिलीजन में उसने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, जैसे वो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट होगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगी। पर उसने क्या करा, 2 साल बाद फिर से वो हिंदू बन गया, रिकन्वर्ट हो गया। रिकन्वर्ट का मतलब क्या है कि वो वापस अपने ओरिजिनल उसमें आ गया, या फिर हिंदू बन गया, या फिर वो बुद्धिस्ट, जैन या सिख में से कुछ बन गया, तो उस केस में वापस हिंदू सक्सेशन एक्ट उस पर अप्लाई कर जाएगी। पर अगर मान लो कन्वर्ट का मतलब क्या है, कोई पर्सन पहले मुस्लिम कम्युनिटी का था, उसने कन्वर्ट करके अपने आप को हिंदू बना लिया, तो क्या होगा, उस पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगी। देन उसके बाद द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। ठीक है, हु आर गवर्न्ड बाय रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज। तो जिनके रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज हैं, कौन कौन, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं करती। ठीक है, देन उसके बाद द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमने बोला कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख पे ये एक्ट अप्लाई करती है, तो ये कौन होते हैं ये समझ लेते हैं।
तो सबसे पहला केस क्या है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसके जो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसके पेरेंट्स क्या हो, पेरेंट्स या तो मतलब दोनों पेरेंट्स जो होंगे वो या तो हिंदू होंगे, बुद्ध होंगे, जैन होंगे या सिख होंगे बाय द रिलीजन, तो उनका बच्चा ऑब्वियसली क्या होगा, हिंदू माना जाए। देन एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन और हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग और बिलोंग। ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, जहां पर इंटर रिलीजन मैरिज है, मतलब जहां पर कोई एक ऐसा पर्सन है, सपोज दैट हस्बैंड इज हिंदू एंड वाइफ इज मुस्लिम, ठीक है, वाइफ इज मुस्लिम, तो उस केस में जो बच्चा होगा उसके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि उसको किस तरीके से ब्रॉट अप किया गया, ठीक है, किस परवरिश में उसको डाला गया। देन उसके बाद एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रीकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आते हैं थर्ड चीज पे, दैट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द इंटरस्टेट सक्सेशन। अब इसको देख लेते हैं। तो जब कोई पर्सन ही डाइज विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ विल, जब बिना विल के उसकी डेथ हो गई, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हिज विल डज नॉट कवर ऑल हिज प्रॉपर्टीज, जो हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रॉपर्टीज हैं, 2 के बारे में तो विल बात कर रही है, बस सबके बारे में नहीं। देन द एक्ट्स गवर्न रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो जो एक पर्सन की सेल्फ, जैसे मान लो मेरी खरीदी हुई जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक्ट गवर्न करेगी। देन सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड देन हिज इंटरेस्ट इन को-पार्टनरी प्रॉपर्टी, तो जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, चाहे सेपरेट हो या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उन सबको ये एचएसए मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो गवर्न करेगी। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, गवर्निंग प्रोविजन देखें तो सेक्शन नंबर 8 आ जाता है, जिसकी बात करता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन की, किस तरीके से सक्सेशन होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या एग्जॉस्टिव एंड हायरार्किकल ऑर्डर, एग्जॉस्टिव मतलब इसके अलावा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, और हायरार्की मतलब किस तरीके से, हायरार्की मतलब कौन ज्यादा क्लोज रहेगा, कौन ज्यादा प्रॉपर्टी जिसको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन 8 के हिसाब से देखें, अगर हिंदू मेल है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेल और फीमेल के लिए प्रोविजंस अलग है, डिविजन ऑफ द प्रॉपर्टी अलग है, सक्सेशन लॉज अलग है। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, हिंदू मेल डाइंग इंटरस्टेट, मतलब उसने कोई विल एग्जीक्यूट या कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है उसकी प्रॉपर्टी की डेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आता है, अगर ऐसा केस है जहां पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई विल नहीं है, तो उस केस में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जाएगी अपॉन क्लास 1 एयर्स, मतलब जो क्लास 1 के लोग हैं, ये कहां से पता लगेगा क्लास 1 में कौन आता है कौन नहीं आता, ये प्रॉपर शेड्यूल मेंशन्ड है। तो जो क्लास 1 में लोगों को, मतलब जो रिलेशंस क्लास 1 में मेंशन्ड है, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर क्लास 1 में कोई नहीं है तो क्लास 2 में अगर कोई है तो उसको प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड आता है कि अगर क्लास 2 में भी कोई नहीं है, क्लास 1 में भी कोई नहीं है, तो उस केस में एग्नेट्स को प्रॉपर्टी जाएगी। एग्नेट्स मतलब वो लोग जो कि एक पर्सन के मेल साइड से रिलेटेड है, मतलब फादर साइड से रिलेटेड है। उसके बाद अगर वहां पर भी कोई नहीं है तो फिर लास्ट में जाती है अपॉन द कॉग्नेट्स, मतलब वो लोग जो कि वो रिश्ते जो कि मदर की साइड से रिलेटेड है, जैसे मामा लोग। ठीक है, और अगर कॉग्नेट्स भी नहीं है, एग्नेट्स भी नहीं है, क्लास 2 भी नहीं है, क्लास 1 भी नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर्टी हो जाती है एस्चीट। एस्चीट का मतलब क्या है कि जैसे ही उस पर्सन की डेथ होगी इंटरस्टेट, वैसे ही क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की ओनर सरकार बन जाएगी। ठीक है, एज पर सेक्शन नंबर 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब चलते हैं आगे, चलते हैं, बात क्या है, द यूज ऑफ वर्ड शैल मेक्स ऑर्डर कंपल्सरी लीविंग नो स्कोप फॉर डेविएशन। तो शैल वर्ड का मेंशन है कि अगर आपने विल नहीं करी तो उस केस में इसी तरीके से डेवोल्यूशन होगा। बेशक आपके मान लो सपोज दैट कि एक पर्सन है जिसके सबसे ज्यादा क्लोज उसके चाचा है, ठीक है, मान लो अंकल उसके सबसे ज्यादा क्लोज है, अंकल का मतलब मैटरनल नहीं पैटर्नल अंकल। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये हुए हमारे एग्नेट्स। ठीक है, एग्नेट्स में से एक आएंगे, पर उसके अगर उसमें बिल नहीं बनाई तो उस केस में जो क्लास 1 एयर है उसी के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, शैल जो है यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि शैल का मतलब इस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी अगर कोई बिल नहीं है तो। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो आप डिस्कस करते हैं व्हाट आर द क्लास 1 एयर्स, कौन कौन से रिलेशंस हैं क्लास 1। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले आता है सन, डॉटर, विडो, मदर, सन और डॉटर ऑफ द प्रीडिसीज सन। ठीक है, देन सन और डॉटर ऑफ द प्रीडिसीज डॉटर एंड विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन। ठीक है, अब हम इसको एक फ्लो चार्ट में बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला आता है क्या, मान लो हम लेके चलते हैं, सबसे पहले एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है, उसकी अगर डेथ करा दे हम, तो उस केस में जो क्लास 1 ईयर होगा कौन होगा, उसका सन S1, ठीक है, देन डॉटर D1, देन विडो अगर इसकी वाइफ है तो विडो C, ठीक है, देन मदर M, देन
सन और डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन। तो अगर मान लो कि इसके दो सन थे S1 एंड S2 और S2 की डेथ हो चुकी है, तो उस केस में अगर S2 का S है सन या फिर S2 की डॉटर है तो वो, ठीक है। देन उसके बाद सन और डॉटर ऑफ द प्रीडिसीज्ड डॉटर। तो अगर मान लो D1 और D2 इसकी दो बच्चे थे D2, अब D2 मतलब डॉटर 2 अगर इसकी डेथ हो चुकी है तो इसका अगर कोई सन है मतलब D2S या फिर D2D, ठीक है। देन उसके बाद विडो ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन। तो अगर विडो है प्रीडिसीज्ड सन की मतलब S2 की अगर W1 है तो उस केस में, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली क्लास 1 एयर्स होंगे एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन नंबर 8 एंड शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है रूल ऑफ सक्सेशन। रूल ऑफ सक्सेशन समझते हैं तो ऑल क्लास 1 एयर्स जो है इनहेरिट साइमल्टेनियसली, मतलब सबको थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो क्लास 1 में 5 लोग एग्जिस्ट करते हैं तो उन पांचों को डिवाइड होगा बराबर, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो पांचों को, जैसे मान लो 5 लोग थे क्लास 1 में, जो इस पर्सन के जो डिसीज था उसकी प्रॉपर्टी जब डिवॉल्व होनी थी तो क्लास 1 में 5 लोग थे प्रेजेंट जो कि थे उसके रिलेशन में, जो कि जिंदा थे। तो उस केस में जो लोग होंगे उनको इक्वल शेयर मिल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड बाय 5 हर किसी को 1/5 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एक्सक्लूड ऑल अदर क्लासेस ऑफ द एट। तो मतलब क्लास 2 क्लास 3 क्लास 1 अगर अवेलेबल है उसमें अगर कोई एक भी पर्सन अवेलेबल है तो क्लास 2 नहीं जाएंगे, ना एग्रीगेट्स ना कॉग्निट्स कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ क्लास 1 में अगर कोई अवेलेबल है, कोई एक भी पर्सन अगर अवेलेबल है तो क्लास 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉपर्टी, काम खत्म, ठीक है। देन उसके बाद आओ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो इन गुरुपद वर्सेस हीराबाई, इसको देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ विडो इनहेरिट्स एज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड इज एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वल टू दैट ऑफ सन। तो एक विडो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं ए और इसकी विडो है W। अब एक ही हो गई है डेथ। याद रखना जब ब्रैकेट में किसी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसकी डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। अब इसका मान लो सन है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होगी तो ये होगी कि 1/2 उसके पास जाएगी बिकॉज क्लास 1 ये है, और 1/2 उसके पास जाएगी बिकॉज क्लास 1 ये है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवॉल्व होगी। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो इलस्ट्रेशन देख लो। अ हिंदू मेल डाइज लीविंग अ विडो, वन सन एंड वन डॉटर। The property is divided into 3 equal shares, ठीक है। तो because all of 3 are coming in class 1, तो इसलिए क्या है, अगर मान लो F की डेथ होती है, ठीक है, और विडो है W, ठीक है, तो F की अगर डेथ हो रही है तो उस केस में अगर एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है, इनके पास, तो उसके बाद शेयर किस तरीके से जाएगा 1/3, ठीक है। देन 1/3 एंड 1/3 टोटल 3 लोग हो गए ना, तो शेयर जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिकॉज क्लास 1 में जब भी डिवीजन होता है तो सबको इक्वल शेयर साइमल्टेनियसली मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑपरेट्स ओनली अमंग क्लास 1 एयर्स। मतलब अंडर दिस डॉक्ट्रिन द चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड इनहेरिट द शेयर व्हिच देयर पेरेंट्स वुड हैव रिसीव्ड इफ एनी, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो रहा है रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि कोई व्यक्ति है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर उसके पेरेंट्स को कोई शेयर मिलता और वो नहीं है तो ऑब्वियसली उसके बच्चे को वो शेयर मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर देखें, इफ द दिस डॉक्ट्रिन इंश्योर्स दैट द डिसेंडेंट्स ऑफ अ प्रीडिसीज्ड हेयर आर नॉट अनफेयरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस। तो जो मान लो एग्जांपल लेते हैं F W F S मतलब सन इसका एंड F D, ठीक है। अब इसको एक और ऑप्शन दे देते हैं F S 1, ठीक है। अब मान लो F की डेथ होती है और इनकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करना है और F S 1 की भी डेथ हो चुकी है और यहाँ पर मान लो कि इसकी वाइफ थी W2 और इसकी भी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में अगर मान लो FS1 का S है मतलब सन है इसकी जो अलाइव है, ठीक है, जो अलाइव है, तो उस केस में क्या होगा कि जो शेयर होगा वो किस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितने लोग हो गए 1 2 3 एंड 4। तो पेरेंट्स को क्या मिलता है, एक हिस्सा मिलता है FS1 को, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको सॉरी 1/4, 4 लोग हैं तो इसको 1/4, ठीक है, इसको 1/4 एंड देन इसको 1/4। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है केस लॉ देखेंगे। इन अरुणाचला बाउंडर वर्सेस पोन्नुस्वामी द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इंटरस्टेट सक्सेशन। इलस्ट्रेशन अगर देखें, इफ अ सन predeceases the interstate leaving 2 children, those 2 children together inherit the share of their father, ठीक है। तो अगर कोई प्रीडिसीज इंटरस्टेट का बच्चा है तो उसके अगर 2 बच्चे हैं तो उसके फादर को जितना मिलना था वो सेम शेयर उसके बच्चों को मिल जाएगा। देन उसके बाद देखें तो क्लास 2 ईयर क्या है ये देख लेते हैं। अब क्लास 2 ईयर का अगर देखें तो सेक्शन 8 क्लॉज बी एंड 9 जो है वो शेड्यूल के साथ अगर पढ़ोगे तो क्लास 2 आपको मिल जाएगा। तो उसमें टोटल 9 एंट्रीज है। 9 एंट्रीज कौन, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली 9 एंट्रीज सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड का यूज किया है। तो आप चाहे तो 9 एंट्रीज देख सकते हो, पर मेनली आपकी इसी एंट्रीज में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन रूल ऑफ एक्सक्लूजन अगर देखें,
heirs in a prior entry completely exclude heirs in subsequent entries। ठीक है, तो जैसे क्लास 1 में हमने समझा कि जो डिवीजन हो रहा था वो इक्वल हो रहा था। इक्वल मतलब सबको बराबर शेयर मिल रहा था। अगर क्लास 1 के 5 लोग एग्जिस्टिंग हैं तो पांचों को बराबर हिस्सा मिलेगा। पर अगर क्लास 1 एग्जिस्टिंग नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एस है, एस मतलब सन है। अब सन की एक सिस्टर है, ठीक है, D1, और इसके फादर थे एफ। ठीक है, अब इस सन की हो गई डेथ। ठीक है, अब मान लो इनकी डेथ होने के बाद, क्योंकि क्लास 1 का एयर कोई भी नहीं है, सब क्लास 2 के एयर है, तो उस केस में क्या होगा, बिकॉज फादर पहली एंट्री पे आ रहे हैं तो फादर को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पूरी प्रॉपर्टी के मालिक कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, सिस्टर को नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, अगर मान लो कि फादर भी डेथ हो चुकी थी, फादर की भी, तो किसको मिलता, सिस्टर को मिल जाता। ठीक है, और अगर सिस्टर से पहले कोई ब्रदर होता, मान लो S1 अगर होता तो S1 को मिल जाता, बिकॉज ब्रदर का जो नाम है वो पहले आ रहा है। देन उसके बाद सिस्टर को मिलता, एंड देन अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अंकल को मिलता, अगर अंकल भी नहीं है तो आंट को मिल जाता। मतलब जो होता उसको मिल जाता, और जो उसके बाद वाली कैटेगरी में आता उसको कुछ नहीं मिलता। मतलब सारी प्रॉपर्टी उस पर्सन को चली जाती। जो क्लास 2 में अगर मामला जा रहा है तो क्लास 2 के अंदर जो सबसे पहला रिलेशन आ रहा है उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद केस लॉ अगर देखें तो क्या है, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नारायण राव श्यामराव देशमुख। ठीक है, उसमें देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट द ऑर्डर ऑफ एंट्रीज मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो जो एंट्रीज है, मतलब फादर ऊपर आ रहा है, देन ब्रदर, देन सिस्टर, तो ये एंट्रीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद इलस्ट्रेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आगे चलते हैं, अब आता है क्या, एग्नेट्स। एग्नेट्स मतलब वो लोग जो कि पापा की साइड से रिलेटेड है, मतलब पैटर्नल साइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो एन एग्नेट इज अ पर्सन रिलेटेड टू इंटरस्टेट होनली थ्रू मेल लिंक्स वेदर बाय ब्लड और बाय एडॉप्शन। ठीक है, जो मेल लिंक से रिलेटेड है वो सब होंगे क्या, एग्नेट्स। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, रूल ऑफ सेक्शन अगर देखें तो सेक्शन नंबर 12 एंड 13 जो HSA का है वो एग्नेट्स की बात करता है। तो इसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो एग्नेट्स में अगर बात चली गई तो तब जाएगी जब क्लास 1 भी नहीं होगा और क्लास 2 भी नहीं होगा। तो एग्नेट्स में अगर बात जा रही है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इज गिवन टू द नियरेस्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो नियरेस्ट डिग्री में होगा, जैसे अंकल, ठीक है, जैसे कजन ब्रदर। ठीक है, देन उसके बाद फुल ब्लड रिलेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड रिलेटिव्स। ठीक है, तो फुल ब्लड वाले मतलब जो प्योरली उस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको प्रेफर करा जाएगा, अदर देन कि अगर मान लो किसी ने दूसरी शादी करी तो उसके जो रिलेशन होता है वो हाफ ब्लड माना जाता है, तो उसको बाद में प्रेफर करा जाएगा। तो मतलब क्लोज डिग्री फुल ब्लड वालों को माना जाएगा। फिर उसके बाद रूल 1 अगर देखें तो प्रेफरेंस बेस्ड ऑन फ्यूअर डिग्रीज ऑफ एसेंट, मतलब जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ से अगर हम एग्नेट्स को देख रहे हैं तो जो पहले मिल रहा है उसको हम ले आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं कि मान लो एक पर्सन था जिसकी डेथ हो गई, तो मान लो इसका एक कजिन ब्रदर है C1। ठीक है, तो अब कजिन ब्रदर के बाद अगर मान लो कि कजिन सिस्टर है तो ये पहले मिल गया। ठीक है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ फैमिली, तो इसलिए क्या होगा, ये जो प्रायोरिटी है उसको मिल जाएगी। ठीक है, हु इज क्लोजर टू द डिसीज विदाउट गोइंग अपवर्ड इन द फैमिली लाइन, तो अपवर्ड जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लोअर लाइन में ही आपको मिल गया तो उसके फादर पे या फिर उसके मदर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सिंपल टर्म्स डिसेंडेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो जो एंसेस्टर्स हैं मतलब पूर्वज हैं उनसे पहले वाली कैटेगरी में देखा जाएगा। अगर कोई मिल गया तो उनको प्रेफर करा जाएगा, बिकॉज दे इन्वॉल्व नो एसेट। फॉर एग्जांपल, अ सन विल बी प्रेफर्ड ओवर द फादर। ठीक है, तो फादर की जगह पे सन को प्रेफर करा जाएगा। अ डॉटर ओवर द ग्रैंडफादर सिंस द लेटर रिक्वायर मूविंग अप द लाइनेज। ठीक है, तो अगर डॉटर है, सन नहीं है, सपोज दैट मान लो कजिन सिस्टर है, तो कजिन सिस्टर को प्रेफर करा जाएगा, एक्सेप्ट दैट मतलब ग्रैंडफादर की तुलना में कजिन सिस्टर को प्रेफर करा जाएगा, बिकॉज अपवर्ड जाने से हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। रूल 2 अगर देखें तो प्रेफरेंस बेस्ड ऑन फ्यूअर डिग्रीज ऑफ डिसेंट, मतलब व्हेन बोथ heirs are equal in terms of ascent or neither involves ascent, the heir who is closer in downward line is preferred। मतलब इन शॉर्ट यही समझ लो कि जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो रिलेशन डाउनवर्ड लाइन में ज्यादा क्लोज आ रहा है उसको प्रेफर करा जाएगा इन केस द प्रॉपर्टी इज रिवॉल्विंग इन द एग्नेट्स। ठीक है, मींस समवन डायरेक्टली रिलेटेड इज फेवर्ड ओवर अ मोर रिमोट डिसेंट। तो अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्लोज रिलेशन में आता है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अ ब्रदर विल बी प्रेफर्ड ओवर अ ब्रदर सन, तो ब्रदर के बेटे की जगह ब्रदर को प्रेफर किया जाएगा। फादर्स ब्रदर ओवर फादर्स ब्रदर सन। ठीक है, तो मान लो एक पर्सन है, तो अगर इसका ब्रदर एग्जिस्ट करता है तो ब्रदर को प्रेफर करा जाएगा, ब्रदर के सन को प्रेफर नहीं करा जाएगा, बिकॉज इसके लिए ये रिलेशन थोड़ा दूर का पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो फादर्स ब्रदर ओवर फादर्स ब्रदर सन। ठीक है, तो मान लो ए का फादर है, ठीक है, तो फादर का ब्रदर है और फादर का ब्रदर का सन है, FBS, तो फादर के ब्रदर को प्रेफर करा जाएगा, बिकॉज ए से क्लोज रिलेशन में फादर के ब्रदर मतलब उसके चाचा आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या रूल 3 आता है, दैट इज साइमल्टेनियस सक्सेशन, मतलब इफ नीदर हेयर इज प्रेफर्ड अंडर रूल 1
और रूल 2, मान लो रूल 1 और रूल 2 के हिसाब से कोई हेयर को प्रेफर नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, देन बोथ हेयर्स इनहेरिट एट द सेम टाइम इक्वल शेयर्स। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन ज्यादा क्लोज है, कौन ज्यादा लीनिएज में आ रहा है, तो उस केस में दोनों ही पर्सन को, मतलब जो भी पर्सन एग्जिस्टिंग होंगे एग्नेस्ट में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, ज्यादातर केसेस में दो ही रिलेशन ऐसे फंसते हैं, तो उस केस में दोनों को क्या होगा, इक्वल शेयर मिल जाएगा। मतलब अगर एक हिस्सा है प्रॉपर्टी का तो उसको 1/2 दोनों को मिल जाएगा, या फिर जितने भी शेयर्स ऐसे होंगे या फिर जितने भी लोग ऐसे होंगे जिनके बीच में डिसाइड नहीं हो पा रहा है लिनिएज का, तो उस केस में उनको इक्वल शेयर मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद दिस हैपेंस व्हेन दे आर इक्वली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ एसेंट एंड डिसेंट। तो जब इक्वली रिलेटेड होंगे तभी ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल ये मेंशन है दैट इज 2 sons, 2 daughters or even 2 brothers will inherit simultaneously and equally from the deceased। तो अगर मान लो डिसीज के 2 बच्चे हैं, 2 डॉटर्स हैं या 2 ब्रदर्स हैं, तो ऑब्वियसली इनमें आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कौन ज्यादा क्लोज है कौन ज्यादा क्लोज नहीं है, तो सबको बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉग्नेट्स की अगर बात करें तो कॉग्नेट कौन है, अ कॉग्नेट इज रिलेटेड टू द इंटरस्टेट थ्रू वन और मोर फीमेल लिंक्स। तो जो फीमेल लिंक्स मतलब मदर की फैमिली के लोग होते हैं, ठीक है, तो कॉग्नेट्स इनहेरिट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एग्नेट्स। तो एग्नेट्स जब नहीं होंगे, जब क्लास 2 भी नहीं होगी और जब क्लास 1 भी नहीं होगी, ऑब्वियसली तभी कॉग्नेट्स जो है इनहेरिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अ मदर्स ब्रदर डॉटर इज कॉग्नेट। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि एक पर्सन था ए, ठीक है, इसकी मदर थी एम, मदर थी, अब ए की डेथ हो गई है और एम की भी डेथ हो गई, तभी तो कॉग्नेट्स पे जाएगी बात। ठीक है, अब मदर के ब्रदर की डॉटर, मतलब मदर के जो ब्रदर थे एम बी, उनकी जो डॉटर थी एम बी डी, ठीक है, मतलब इनकी जो डॉटर है मदर के ब्रदर की डॉटर, तो वो क्या होंगी, वो कॉग्नेट होंगी बिकॉज ये सोनली फीमेल लिंक से आ रहा है ये सारा कुछ। ठीक है, तो अगर मदर ये वाली नहीं होती, एग्जिस्टिंग नहीं होती, तो उस केस में मदर का ब्रदर भी इनका मामा नहीं होता और मामा की बेटी भी इनकी बहन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए मदर से ही सारी चीजें लिंक हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, ये कॉग्नेट है और उन्हें लास्ट में प्रेफरेंस मिलेगी। देन उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम सक्सेशन। किस केस में सक्सेशन से कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो सबसे पहले आता है सेक्शन 25, बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्डर। तो अगर कोई किसी का मर्डर करते फैमिली में प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, अ पर्सन हु मर्डर्स और अबेट्स द मर्डर, तो मर्डर करे या मर्डर को अबेट करे, भड़काए, ठीक है, द मर्डर ऑफ इंटरस्टेट इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग हिज प्रॉपर्टी। तो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जिसने खुद मर्डर किया है या फिर मर्डर को अबेट किया है। ठीक है, तो उसका केस लॉ देखें तो वैली कानू वर्सेस एस सिंगापुर, इसका मतलब क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट मर्डरर इज ट्रीटेड एज सिविली डेड। तो सिविली डेड मानते हैं, मतलब उसकी कोई सिविल जिम्मेदारी नहीं है, तभी तो उसने मार दिया, तो इसलिए उसको हम सोसाइटी के लेवल पे डेड माना जाता है। ठीक है, मर्डर को। देन उसके बाद कन्वर्जन, ऑब्वियसली अगर कोई कन्वर्ट कर गया इस रिलीजन से तो उस पे एचएसए अप्लाई नहीं करती, और एचएसए अप्लाई नहीं करेगी तो उसको उसका शेयर कैसे मिलेगा। चिल्ड्रन ऑफ अ कन्वर्ट आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग अनलेस दे आर रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म बिफोर सक्सेशन ओपन्स। तो सक्सेशन के ओपन होने से पहले उनको रिकन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सक्सेशन ओपन हो गया अब वो रिकन्वर्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को देख के, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई रिकन्वर्ट के बच्चे हैं या फिर कन्वर्ट के बच्चे हैं, तो उस केस में जो बच्चे हैं उनको तभी मिलेगा, या फिर जो कन्वर्ट हो उसको तभी मिलेगा जब वो रिकन्वर्ट कर ले टू हिंदुइज्म, मतलब जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो लोग जिन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है एज पर सेक्शन 2, उसमें बन जाए बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सक्सेशन। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन आता है एक्सीड, जो हमने डिस्कस किया कि अगर कोई मालिक नहीं है, एग्नेट्स भी नहीं, कॉग्नेट्स भी नहीं, ना क्लास 1 ना क्लास 2, तो उस केस में जो मालिक है वो सरकार बन जाएगी। तो प्रॉपर्टी बिना मालिक के कभी हो नहीं सकती, ये याद रखना। और सेक्शन नंबर 29 में एक्सीड हो जाता है। देख लो, when a Hindu male dies intestate without leaving any legal heir, his property devolves upon the government subject to existing obligations। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गवर्नमेंट में डिवॉल्व हो जाती है और जिसके बाद वो कोई भी मालिक नहीं बचेंगे। ठीक है, देन कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो ये देख लो एक बार आप लोग। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन को फ्रेम करके इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीमेल डाइंग इंटेस्टेड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो फीमेल की जब डेथ हो, अभी तक तो हमने मेल का प्रोस्पेक्ट समझा है कि जब मेल की डेथ हो जाए विदाउट मेकिंग द विल, विदाउट मेकिंग द डॉक्यूमेंट, दैट हाउ द प्रॉपर्टी विल बी डिवॉल्व्ड आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फीमेल के बारे में। तो फंडामेंटल चेंज इन द प्रोप्राइटरी ऑफ द फीमेल हिंदू वुमेन प्रायर टू द एक्ट, हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी वाज गवर्न्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ लिमिटेड स्टेट। तो इससे, इस एक्ट के आने से पहले जो वुमेन की प्रॉपर्टी थी, मतलब जो हिंदू वुमेन थी, उनको लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स थे। कैसे, उनको प्रॉपर्टी जो दी जाती थी या उनको जो मिलती थी उसमें माना जाता था कि बस ये उसको यूज करने के लिए एंटाइटल्ड है, ना ही उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ना ही किसी को विल कर सकते हैं, ना ही किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिस्पोजिशन अलाउड नहीं था, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करा जा सकता था। बस
उस वुमेन के लिए इतना अधिकार होता था कि उस प्रॉपर्टी में रह ले या उस प्रॉपर्टी में काम कर ले, मतलब उतना अधिकार है कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, पर उसको बेच नहीं सकते थे। तो लिमिटेड राइट क्रिएट किया जाता था पहले, ठीक है। तो उसके बाद अंडर विच शी हैड रिस्ट्रिक्टेड राइट ऑफ एलिनेशन, एलिनेट मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। द एक्ट अबॉलिश्ड दिस कांसेप्ट एंड गारंटीड वुमेन एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वुमेन को एब्सोल्यूट ओनरशिप मिला, मतलब जहां पर वो एलिनेट भी कर सके, डिस्पोज ऑफ भी कर सके, मन करे तो जला दे, मन करे तो बेच दे, मन करे तो गिफ्ट कर दे, मन करे तो विल कर दे, ठीक है। Then उसके बाद however the act improved women's ownership right. The rules of interstate succession for Hindu women are provided under section 15 and 16 remain distinct from those applicable to Hindu males, ठीक है। तो obviously जो section नंबर 15 and 16 है वो अलग इसलिए दिए गए क्योंकि हिंदू मेल्स के जो सक्सेशन के रूल्स है वो कुछ अलग कहते हैं और हिंदू फीमेल के जो सक्सेशन के रूल्स है वो कुछ अलग कहते हैं। उसके पीछे भी एक कहानी है, बिकॉज मेल का क्या है, मेल की फैमिली में वुमेन आती है, मतलब शादी के बाद जो विदाई का कंसेप्ट है वो यही है कि हिंदू मेल के घर में बहू आती है या फिर लड़की आती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो वहां पर आ रही है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दो तरीके से डिवॉल्व हो सकती है, उसके पैटर्नल घर में और उसके मैटरनल घर में। मतलब फॉर एग्जांपल उसके इन-लॉज के घर में या फिर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के घर में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है, पर इसको क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है, पैट्रियार्कल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो अब देखते हैं मीनिंग एंड स्कोप, देखें क्या है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इंटरस्टेट के लिए हम समझ ही चुके हैं, जब कोई एग्जीक्यूटिंग विल नहीं है, दैट डिस्पोज ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी, अगर विल है भी तब भी उसकी सारी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करती विल, तो उस केस में जो सक्सेशन है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। अब सक्सेशन सेल्फ एक्वायर्ड, इनहेरिटेड या फिर सेपरेट प्रॉपर्टी पे अप्लाई करता है, ठीक है। तो सेल्फ एक्वायर्ड, इनहेरिटेड या फिर प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय गिफ्ट, मेंटेनेंस और पार्टीशन प्रोवाइडेड शी हैज एब्सोल्यूट ओनरशिप अंडर सेक्शन 14, ठीक है। तो सेक्शन 14 जो है स्पेसिफिकली इंटाइटल करता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें वुमेन को मिली है जो थ्रू विल या फिर थ्रू गिफ्ट डीड या फिर मेंटेनेंस या फिर पार्टीशन के थ्रू मिली है, तो उसके पास उसका फुल ओनरशिप राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, अनलेस उस प्रॉपर्टी की टर्म्स में ये मेंशन्ड है रिटन में कि भाई ये स्पेसिफिक यूज के लिए है, इसमें एलिनेशन का राइट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद गवर्निंग प्रोविजन अगर देखें तो सेक्शन नंबर 15 हम डिस्कस कर चुके थे कि सेक्शन नंबर 15 में चीज प्रोवाइडेड है, ठीक है। देन उसके बाद जनरल लॉ सेक्शन देखते हैं, तो सेक्शन 15 ऑफ एचएसए लेज डाउन स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ केस, कैसे। सेक्शन 15 इज सोर्स ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप बेस्ड, ठीक है। तो सेक्शन 15 जो है वो क्या है, सोर्स ओरिएंटेड, की प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है और जो डिवॉल्व हो रही है वो रिलेशनशिप बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। गिविंग प्रेफरेंस टू हस्बैंड फैमिली इन सेवरल सिचुएशंस, तो कुछ सिचुएशंस में हस्बैंड की फैमिली को प्रायोरिटी मिलती है और कुछ में वुमेन की फैमिली को, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या है 15 क्लॉज 1। तो सबसे पहले समझ लो कि अगर कोई फीमेल हिंदू है और उसकी डेथ हो चुकी है और उसने कोई भी विल नहीं बनाई, तो उस केस में सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, सन, डॉटर एंड हस्बैंड, ठीक है। सन, डॉटर, हस्बैंड कैसे, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू शैल बी फर्स्ट डिवॉल्व ऑन सन, डॉटर एंड हस्बैंड, तो तीन लोगों में डिवॉल्व होगी, ठीक है। तो जस्ट लाइक क्लास 1 है सन, डॉटर एंड हस्बैंड। अब डॉटर में कौन कौन इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, ठीक है। तो दोनों ही में सन और डॉटर में भी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर के अगर कोई बच्चे हैं तो वो भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। देन ऑल heirs अंडर दिस क्लॉज इनहेरिट साइमल्टेनियसली एंड इक्वल शेयर्स, ठीक है। देन उसके बाद फीचर्स अगर देखें तो क्या है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सन एंड डॉटर रिफ्लेक्टिंग जेंडर इक्वालिटी एट दिस लेवल, ठीक है। तो सन और डॉटर में या फिर चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, मतलब बच्चों में या फिर बच्चों के बच्चों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये जेंडर इक्वालिटी को शो करता है। देन इलस्ट्रेशंस अगर देखते हैं तो मान लो एक वुमन है, ठीक है, अब उसका हस्बैंड है एक्स एंड उसका एक बेटा है एस एंड उसकी एक बेटी है डी, ठीक है। अब मान लो उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, 1/3 हस्बैंड की हो जाएगी, 1/3 सन की हो जाएगी एंड 1/3 डॉटर की हो जाएगी, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी है तो प्रॉपर्टी सबको बराबर मिल जाएगी। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है क्लॉज बी। अब सेक्शन 15 का क्लॉज बी समझ लेते हैं। heirs ऑफ द हस्बैंड, अगर फर्स्ट में नहीं है, मतलब क्लॉज ए में कोई भी एग्जिस्टिंग नहीं है, ना सन है ना डॉटर है ना हस्बैंड है, तो हस्बैंड के जो heirs होंगे उनके पास जाएंगे। हस्बैंड के heirs कैसे होंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि दिस प्रोविजन गिव्स प्रायोरिटी टू द हस्बैंड heirs ओवर द वुमेन्स ओन पेरेंट्स, ठीक है। तो वुमेन के खुद के पेरेंट्स की जगह पे हस्बैंड के जो heirs हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास प्रॉपर्टी जा रही है बजाय कि उसके पेरेंट्स के पास, ठीक है। अब ये जजमेंट है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्वेश्चन आना चाहिए ना कि भाई मान लो कि उसको स्त्री धन में या उसको मान लो गिफ्ट में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिली है, तो क्या होगा, इवन इफ द वुमन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हर पेरेंट्स, द heirs ऑफ हस्बैंड would succeed under section 15 clause 1b unless 15 clause 2 applies, ठीक है। तो अगर 15 clause 2 अप्लाई करता है तो 15 clause 2 में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हस्बैंड के heirs को जाने के बजाय वो वापस उसकी फैमिली के पास चली जाएगी, जैसे स्त्रीधन वगैरह, ठीक है।
इलस्ट्रेशन अगर देखें, अ वुमन डाइज इन द स्टेट लिविंग नो चिल्ड्रन, कोई चिल्ड्रन नहीं था, हस्बैंड प्रेडिसीज था और मदर जो है वो अलाइव है, तो क्या होगा, हस्बैंड एयर इनहेरिट नॉट हर मदर, तो हस्बैंड के एयर जो होंगे, हस्बैंड के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, उनको इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा, ना कि उसकी मदर को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड की इनहेरिटेंस कौन में है, तो जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा मेल डाइंग इंटरस्टेट वाला, तो वहां पर भी यही होगा कि अगर पर्सन नहीं है, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा था कि अगर पर्सन नहीं है तो उसके जो बच्चे हैं या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फादर है, मदर है, तो उनके पास जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ा क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, ठीक है। तो वैसे ही मेल के प्रोस्पेक्ट में जाएगी, मदर के प्रोस्पेक्ट में नहीं जाएगी। देन क्लॉज 3 देखें तो आता है क्या, मदर एंड फादर, तो अगर हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड बच्चे भी नहीं है और हस्बैंड के एयर्स भी नहीं है, तब उस केस में मदर एंड फादर, तब एस्टीट नहीं जाएगी, तब मदर एंड फादर पे आ जाएगी बात। If no heirs exist under clause A and B, the property devolves upon the parents of deceased female, ठीक है। तो जो deceased female है उसके पेरेंट्स पे प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे बात ये समझनी है कि मेल में क्या डिफरेंस था, जब क्लास 1 नहीं था, जब क्लास 2 नहीं था, एग्नेट्स नहीं था, इनकॉग्नेट्स नहीं था, तो एस्टीट हो जा रही थी। यहाँ पर क्या है कि अगर फीमेल के बच्चे नहीं है और हस्बैंड नहीं है, तो उस केस में किस पे जा रही है, एयर्स ऑफ द हस्बैंड। एयर्स ऑफ द हस्बैंड नहीं है, तब उस केस में किसके पास जा रही है, पेरेंट्स ऑफ द फीमेल, मतलब जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास। तो पोजीशन ऑफ पेरेंट्स अगर देखें तो बोथ मदर एंड फादर इनहेरिट इक्वली, तो इक्वल शेयर मिल जाएगा। अगर 1/3 प्रॉपर्टी है तो 1/6 हस्बैंड की, और सॉरी 1/6 फादर की, 1/6 मदर की, ठीक है। देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, पेरेंट्स डिस्पाइट बीइंग वुमेन्स ब्लड रिलेटिव्स आर प्लेस्ड आफ्टर हस्बैंड्स एयर्स रिफ्लेक्टिंग पैट्रियार्कल बायस, ठीक है। तो बेसिकली पैट्रियार्कल नॉर्म्स की वजह से ये क्रिटिसिज्म आता है कि बेशक पेरेंट्स जो है वुमेन के ब्लड रिलेशन में आते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं चाहे अडॉप्टिव भी है, तब भी ब्लड रिलेशन में ही माना जाता है उनको, और ब्लड रिलेशन में होने के बाद भी उनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो समझ लेते हैं क्या है। एक पर्सन है फीमेल, ठीक है, इसकी डेथ हुई, हस्बैंड, जो केस 1 है वो क्या है, C1 केस 1, ठीक है। हस्बैंड है, एक डॉटर है और एक सन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, 1/3 एंड 1/3। केस 2 अगर देखें तो एक पर्सन है फीमेल, ठीक है, उसका हस्बैंड है जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, एंड देन डॉटर उसकी थी जिसकी डेथ हो चुकी है, और इसका कोई भी बच्चा नहीं है डॉटर, ठीक है। अब उस केस में प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, हस्बैंड के एयर्स के पास। हस्बैंड के एयर्स का मतलब क्या है, क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, इस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। अब केस 3 देख लेते हैं। केस 3 वाइफ भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, ठीक है, इनके कोई बच्चे भी नहीं है, एस की भी डेथ हो चुकी है, डी की भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उस केस में हस्बैंड के कोई एयर्स भी नहीं है, ना क्लास 1 के एयर्स हैं, ना क्लास 2 के एयर्स हैं, ना एग्नेट्स हैं, ना कॉग्नेट्स हैं, तो उस केस में कहां जाएगी प्रॉपर्टी, तो उस केस में जाएगी ए के पेरेंट्स के पास, मतलब फादर एंड मदर के पास। अब फादर एंड मदर को कैसे मिलेगी, इक्वल शेयर, मतलब 1/2 फादर का 1/2 मदर का, ठीक है। तो ये है इसकी पूरी कहानी। अब उसके बाद आगे आओ तो क्या है, क्लॉज डी एंड ई जो है वो क्या है, एयर्स ऑफ फादर एंड एयर्स ऑफ मदर। अब फादर और मदर भी नहीं है, तो उस केस में सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी एयर्स ऑफ फादर, मतलब कि फादर, अगर फादर मदर दोनों नहीं है, मतलब फादर अगर नहीं है और मदर है तो मदर को पूरा हिस्सा मिल जाएगा। अगर फादर मदर दोनों नहीं है तो उस केस में पहले एयर्स ऑफ फादर, वही क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स जो फादर की तरफ से होंगे उनके पास जाएगी, और अगर वो भी नहीं है तो उस केस में जो एयर्स ऑफ मदर है उनके पास, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लॉज है, तो क्लॉज नंबर डी एंड ई जो है वो तभी ऑपरेट करते हैं जब पहले वाले सारे क्लॉजेस फेल हो जाए, ठीक है। तो नेचर देखे, सब्सेक्शन हियर फॉलोज द सेम रूल्स एज इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग टू द फादर और मदर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, स्पेशल रूल अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 2 सोर्स बेस्ड रिवर्जन। यहां पर आपको थोड़ा सा खेल समझना है कि हमने वो जजमेंट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अगर वुमेन ने प्रॉपर्टी इनहेरिट भी करी है तब भी हस्बैंड के एयर्स के पास पहले जाएगी, याद है ये केस। अब यहां पर क्या है, 15 क्लॉज 2 उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे। अब 15 क्लॉज 2 में कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है जो सोर्स है उसके बाद वापस लौटेंगे, ठीक है। तो प्रोवाइड्स एक्सेप्शन टू 15 क्लॉज 1, तो ये एक्सेप्शन है, समझ लेते हैं क्या, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मदर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है अगर इनहेरिटेड है फ्रॉम फादर और मदर, if a Hindu female dies intestate without leaving any son or daughter, the property inherited from her father or mother shall devolve upon the heirs of father and not upon the husband or his heirs, ठीक है। तो जो heirs of the father होंगे उस पे डिवॉल्व होगी, ना कि हस्बैंड के heirs, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हस्बैंड और फादर में, तो अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिटेड है तो उस केस में such property shall devolve upon heirs of the
हस्बैंड, तब हस्बैंड के एयर पे डिवॉल्व होगी। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर है। उस जजमेंट में जो इनहेरिटेंस की बात लिखी थी वो यहां पर समझ में आई कि जो इनहेरिटेंस होनी चाहिए वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि अगर वो इनहेरिटेंस इन लॉज की फैमिली की वजह से आई है तो उस केस में वो इन लॉज की फैमिली मतलब हस्बैंड के एयर्स के पास जाएगी। अगर वो इनहेरिटेंस आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की वजह से आई है तो वो आपके फादर के एयर्स के पास जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, देन पर्पस ऑफ 15 क्लॉज 2 देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, रिवर्ट टू द सोर्स फ्रॉम व्हिच इट केम। तो प्रॉपर्टी को रिवर्ट कर दो उस फैमिली में जहां से वो आई है। ठीक है, फिर उसके बाद केस लॉ पर देखें, भगत राम वर्सेस तेजा सिंह, ये केस है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन टू द सोर्स अंडर 15 क्लॉज 2। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन है उसको इन्होंने अपहेल्ड किया था कि प्रॉपर्टी जहां से आई है उसे वापस कर दो। तो एग्जांपल देखें, अगर अ वुमन इनहेरिट्स अ लैंड फ्रॉम हर फादर एंड डाइज चाइल्डलेस, तो बच्चों के बिना उसकी मौत हो गई तो लैंड गोस टू फादर एयर्स नॉट हस्बैंड एयर्स। ठीक है, तो हस्बैंड एयर्स के पास नहीं जाएगा, फादर के एयर्स के पास जाएगा। रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें सेक्शन नंबर 16 में आ जाओ तो प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू एंट्रीज इन सेक्शन 15। तो जो सेक्शन 15 में हमने जो एंट्रीज पढ़ी कि पहले बच्चे फिर हस्बैंड नहीं है तो हस्बैंड के एयर्स, ऐसे ऐसे जो भी हमने एंट्रीज पढ़ी, तो उस केस में क्या है, लिस्टेड इन अर्लियर सेक्शन ऑफ आर गिवन प्रायोरिटी ओवर दोस इन लेटर एंट्रीज। ठीक है, तो जो बाद में आए हैं उनसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी जो पहले आए, मतलब जो पहले एंट्रीज में प्रोवाइडेड है बच्चे हस्बैंड, तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू एयर्स ऑफ हस्बैंड या फिर फादर एंड मदर। ये तो हम समझ ही चुके हैं। देन इफ एयर फॉल्स विदिन सेम एंट्री, अगर हस्बैंड के एयर सेम एंट्री में आ रहे हैं, दे इनहेरिट साइमल्टेनियसली एंड इक्वली। तो सेम एंट्री में आने का मतलब क्या है कि जो हमने अभी डिस्कस किया था एग्नेट्स और कॉग्नेट्स वाले में, कि जब हम डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे दोनों के बीच में, हम कोई भी ऐसा क्लोजनेस नहीं निकाल पा रहे, तो उस केस में क्या है, इक्वल शेयर मिल जाएगा दोनों। ठीक है, फॉर एग्जांपल सन्स, डॉटर्स एंड हस्बैंड, फर्स्ट एंट्री विल बी प्रेफर्ड ओवर द एयर्स ऑफ हस्बैंड। तो एयर्स ऑफ हस्बैंड को बाद में प्रेफर करते हैं जब नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट एंट्री मतलब डॉटर, सन एंड हस्बैंड को प्रेफर किया। ठीक है, फिर उसका रूल 2 अगर देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्री डिसीज्ड चिल्ड्रन। तो अगर प्री डिसीज्ड चिल्ड्रन है मतलब बच्चा तो नहीं है पर बच्चे का बच्चा है, तो उस केस में उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो इफ अ सन और डॉटर of a deceased woman dies before her but leaves children, those children will step into the parents' place and inherit share that their parent would have received। ठीक है, तो जो पेरेंट्स को मिलता उनके वही शेयर उन बच्चों को मिल जाएगा, मतलब बच्चे के बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है रूल 3, दैट इज डिवोल्यूशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जो हम अभी डिस्कस करके आए। दैट इज अप्लाइज टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ heirs and provides that property inherited from a particular side, that is father, mother or husband, should devolve as if it originally belonged to that person। ठीक है, तो जिस फैमिली से प्रॉपर्टी आई है उस फैमिली में प्रॉपर्टी वापस हो जानी चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू द सोर्स फैमिली एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर सक्सेशन रूल्स। ठीक है, तो जो सोर्स फैमिली है उस पर प्रॉपर्टी वापस हो जाती है और उस फैमिली के थ्रू में वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है, डिवॉल्व हो जाती है एज पर द सक्सेशन रूल्स। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है इंटरैक्शन विद सेक्शन 14, दैट इज एब्सोल्यूट ऑनरशिप। तो एब्सोल्यूट ऑनरशिप का हमने अभी डिस्कस किया कि जब ये एक्ट नहीं आई थी तब तक वुमेन को लिमिटेड राइट्स मिलते थे, मतलब राइट टू एलिएनेट उसके पास नहीं होता था। पर जब ये एक्ट आई तो सेक्शन नंबर 14 उसमें डाला गया, और सेक्शन नंबर 14 के तहत अगर कोई भी पर्सन मतलब कोई भी वुमेन एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ हिंदू फीमेल becomes her absolute property regardless of the manner of acquisition। ठीक है, तो मैनर ऑफ एक्विजिशन डजंट मैटर। अगर कोई प्रॉपर्टी वुमेन पोजेस करती है हिंदू वुमेन, तो सेक्शन नंबर 14 के तहत वो प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द एक्विजिशन। किस तरीके से एक्वायर करा वो रिगार्डलेस है, मतलब वो मैटर नहीं करता। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, इन मैटर ऑफ एम शिवादासन थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस ए सौदामिनी, दैट इज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि दोनों की अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि जब पेटिशनर और रिस्पोंडेंट या पेटिशनर की या रिस्पोंडेंट की किसी की या दोनों की डेथ हो जाती है, तो जो केस है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लड़ा जाता है। तो इस केस में दोनों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो केस लड़ रहे थे, हैज रीस्टेटेड दैट हिंदू फीमेल टू बी इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर सेक्शन 14 आप क्लेम कर रहे हो, कोई भी वुमेन क्लेम कर रही है, तो ये जरूरी है कि सेक्शन 14 क्लेम करने के लिए उस प्रॉपर्टी का पोजीशन वुमेन के पास होना चाहिए फॉर क्लेमिंग द राइट्स अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के 14 क्लॉज 1 में जो कि एब्सोल्यूट ओनरशिप की बात करता है, ऐसा कोई राइट क्लेम किया जा रहा है तो पोजीशन जरूरी है उस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद भी तुलसी आमा वर्सेस शिक्षा रेड्डी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 14 क्लॉज 1 मस्ट बी इंटरप्रेटेड लिबरली टू एडवांस वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो उसको लिबरली मतलब थोड़ा सा लीनियंटली, थोड़ा आजादी के थ्रू उसको इंटरप्रेट करो ताकि वुमेन्स के जो राइट है प्रॉपर्टी के वो जो है वो अपहेल्ड हो सके।
ठीक है। देन उसका रूल 1 अगर देखें, फीमेल हिंदू बिकम्स एब्सोल्यूट ऑनर, तो जो हमारा सेक्शन 14 है उसका क्लॉज 1 सीधी सी बातें करता है कि जो फीमेल हिंदू है वो एब्सोल्यूट ऑनर है अगर उसने उस प्रॉपर्टी को पोजेस किया हुआ है रिगार्डलेस ऑफ द मैनर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, सीधी सी बात है। दिस प्रोविजन एस्टैब्लिशेस दैट एनी प्रॉपर्टी पोजेशन जरूरी है बाय अ फीमेल हिंदू वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर दैट बिकम्स हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, मीनिंग शी इज फुल ओनरशिप ऑफ द राइट्स एंड नॉट मेरली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसके पास फुल ओनर्स होंगे, मतलब जो ओनरशिप राइट में राइट टू एलिनेट आता है वो भी उसके पास होगा, सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं होगा। देन अर्लियर वुमेन हैड ओनली लिमिटेड एस्टेट लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जब तक वुमेन जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है पर एलिनेट नहीं कर सकती, तो एक्ट के आने से पहले ऐसा कुछ नियम था। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो रूल 2 आता है, दैट इज वाइड मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है रूल 2 की, मतलब सेक्शन 14 का ही एक एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वही रूल 2 की बात करता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्लियरिफाइज द प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। तो दोनों ही चीजें इसमें आती हैं, प्रॉपर्टी वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखा है कि मूवेबल जो चल सकती हैं चल संपत्ति एंड इमूवेबल मतलब अचल संपत्ति, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। Acquired through various modes such as inheritance, gift, partition, maintenance, personal earnings, purchase और even स्त्रीधन, तो सारी टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन्ड है जो वुमेन को मिल सकती है। इनहेरिटेंस, गिफ्ट, पार्टीशन, मेंटेनेंस, पर्सनल अर्निंग्स, परचेज और इवन थ्रू स्त्रीधन जो शादी के वक्त दिया जाता है जनरली। इट इंश्योर्स दैट नो मैटर हाउ वुमेन ऑब्टेन्ड द प्रॉपर्टी इट विल बी ट्रीटेड एज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि उसको कैसे मिली है, स्त्रीधन में मिली है, मेंटेनेंस में मिली है, किस चीज में मिली है, डजंट मैटर, पर अगर मिली है उसके पास पोजीशन है, बात खत्म, शी इज एब्सोल्यूट ऑनर, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है रूल 3, दैट इज एक्सेप्शन रिस्ट्रिक्टेड स्टेट अलाउड। तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि एक तरफ एक रूल कह रहा है कि भाई सिर्फ पोजीशन है, वो प्रॉपर्टी कैसे भी मिली तो उस केस में उसका फुल ओनरशिप होगा। ये कब है, ये तब है जब उस एक्विजिशन के अंदर कोई स्पेसिफिक टर्म रिटर्न में मेंशन नहीं थी कि भाई ये एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं होगी। ऐसी कोई अगर टर्म है तो उस केस में उस टर्म को रिटर्न में माना जाए, ठीक है। तो ये क्या है, सबसेक्शन 2 क्रिएट्स एन एक्सेप्शन वेयर प्रॉपर्टी इज गिवन विद द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, जहां पर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जानबूझ के, ये नहीं है कि अंडरस्टूड। भाई देखो दो तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पहला होता है इंप्लाइड और दूसरा होता है एक्सप्रेस। तो जब इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन की कोई भी मान्यता नहीं है, जब ये एक्ट आ गई, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गई, तो सेक्शन नंबर 14 में सीधा सा वुमेन के लिए जो इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन रहती थी पहले कि भाई वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं हो सकती, इस इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन को कर दिया खत्म। अब एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन अगर लगानी है या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर लगानी है विद रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, उस केस में इंप्लाइड नहीं चलेगी, एक्सप्रेस होनी चाहिए। अगर एक्सप्रेस है तो उस केस में सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 14 जो है वो उसको अलाउ करेगा, उस रिस्ट्रिक्शन को अलाउ करेगा। इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन अब नहीं लग सकती, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है थ्रू गिफ्ट, विल और कोर्ट डिक्री और अवार्ड, इन सच केसेस द वुमन विल नॉट गेट एब्सोल्यूट ओनरशिप बट ओनली लिमिटेड राइट्स मेंशन्ड इन दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अगर कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है या कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो रिटर्न होना जरूरी है। रिटर्न का मतलब एक्सप्रेस होना जरूरी है, इंप्लाइड वे में नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल देखें, इफ अ विल स्टेट्स दैट अ वुमन कैन यूज द प्रॉपर्टी, यहां पर देखो यूज वर्ड लिखा है, ओनरशिप नहीं, द प्रॉपर्टी ओनली थ्रू हर लाइफ टाइम एंड कैन नॉट सेल इट, स्पेसिफिकली हो गया, शी विल हैव ओनली अ लिमिटेड एस्टेट एंड सेक्शन नंबर 14 क्लॉज 1 विल नॉट अप्लाई, ठीक है। तो ये चीज क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेस इंटरेस्ट जो है बार किया गया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल क्रिटिसिज्म अगर देखें तो सेक्शन 15 में प्रेफर्स हस्बैंड heirs ओवर नेटल फैमिली, ये हम समझ चुके हैं, एंड इग्नोर्स इमोशनल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द वुमन, ठीक है, बिकॉज ब्लड रिलेशंस को बाद में प्रेफरेंस दी जा रही है और हस्बैंड को ज्यादा, ठीक है। देन उसके बाद जुडिशियल ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट केस है फॉर हिंदू सक्सेशन एक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसमें अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट सक्सेशन लॉज मस्ट अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, जेंडर बायस प्रोविजन, ठीक है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने कहा कि भाई जो सक्सेशन के लॉज है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपैरेटिव नोट अगर देखें तो बेसिकली ये कंपैरिजन टेबल है बिफोर द एग्जाम क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर मेल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेक्शन नंबर 8 आता है, फीमेल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेक्शन नंबर 15 आता है,
स्ट्रक्चर अगर देखें तो एयर बेस्ड है, मतलब फीमेल की नहीं, अगर मेल की बात करें सेक्शन नंबर 8 की, तो उस केस में एयर के पास जाता है, फीमेल एयर, मेल एयर्स जो होते हैं उनके पास जाता है क्लास 1, क्लास 2 एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। देन उसके बाद अगर फीमेल इंटरेस्टेड की बात करें तो सोर्स बेस्ड जाता है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि प्रॉपर्टी आई कहां से, जहां से प्रॉपर्टी आई होगी उस हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद पेरेंट्स पोजीशन अगर देखें तो मेल के केस में हाई है, बिकॉज मदर तो क्लास 1 में ही आ जाती है, पर अगर फीमेल के केस में देखें तो सबऑर्डिनेट है, बिकॉज पेरेंट्स को उसमें लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। देन जेंडर न्यूट्रलिटी अगर देखें तो मेल के केस में हाई है और फीमेल के केस में लो, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा इस टॉपिक का, कंक्लूजन देख लो। फाइनली ये कंक्लूजन है इस टॉपिक का, ठीक है। तो इस कंक्लूजन को एक बार आप लोग पढ़ लेना फॉर बिफोर द एग्जाम, ताकि आप एग्जाम से पहले कंक्लूजन को फ्रेम कर सको। देन आगे चलते हैं, अब आता है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज एसेंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। अब 2005 में दुनिया ने जाना कि भाई इंडिया में एक नया लॉ आया और उस नए लॉ ने क्या करा, फीमेल को कुछ राइट्स इनहेंस कर दिए, ठीक है। तो पहले क्या था, फीमेल के पास को पर्सनल राइट नहीं था, वो 2005 में उसे मिल गया बाय बर्थ, ठीक है। तो अब 2005 के बाद वुमेन्स जो है वो बाय बर्थ को पर्सनल मानी जाएंगी ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन अगर देखें तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हैं, बिकॉज इसमें राइट टू इक्वालिटी को एम्फसाइज किया गया और फीमेल को मेल के बराबर राइट्स दिए गए इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। देन रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए हुआ, हम समझ ही चुके हैं, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द को-पर्सनली राइट्स अंडर मिताक्षरा सिस्टम। दया भाभा के अंदर तो पहले भी ऑलमोस्ट इक्वली था, पर मिताक्षरा में जो गड़बड़ी चल रही थी उस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए 2005 में अमेंडमेंट आई, ठीक है। देन उसके बाद अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वालिटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने विनीता वर्सेस राकेश कुमार वाली जजमेंट में कहा था, वही कि कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी होनी ही चाहिए। अगर सक्सेशन लॉज हैं तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद इट सीक्स टू इंश्योर सब्सटेंटिव जेंडर जस्टिस इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो जेंडर जस्टिस है, जहां पर फीमेल को पहले इग्नोर किया जा रहा था, सिर्फ मेल को प्रायोरिटी दी जा रही थी, तो उसको उन्होंने हटाया 2005 से, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, मतलब 2005 की एक्ट के आने से पहले का बैकग्राउंड और क्यों 2005 के एक्ट की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले ओनली मेल मेंबर्स वर द को-पार्टनर्स, तो ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि 2005 से पहले सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स जो थे ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके मेंबर्स जो थे वो मेल थे और मेल मेंबर्स ही को-पार्टनर्स थे, मतलब उनके पास ही बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट था। देन डॉटर्स हैड नो बर्थ राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसमें डॉटर्स का बर्थ राइट नहीं था बिफोर 2005। देन अपॉन मैरिज अ डॉटर वाज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ हर हस्बैंड फैमिली, तो मैरिज के बाद जो हस्बैंड की फैमिली थी उसका पार्ट माना जाता था डॉटर को, ना कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का। देन सक्सेशन वाज लार्जली मेल सेंट्रिक डिस्पाइट लिमिटेड रिफॉर्म्स इन 1956, तो कुछ रिफॉर्म्स तो हुए 1956 में, जैसे सेक्शन नंबर 14 जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है वो, पर फिर भी जो सक्सेशन होता था, जब प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होता था इन द प्रॉपर्टी, तो उस केस इन द फैमिली, तो उस केस में जो मेल थे वो ज्यादा पोजीशन थे एज कंपेयर टू फीमेल। देन उसके बाद दिस लेड टू इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वुमेन, इसकी वजह से जो वुमेन थी वो इकोनॉमिकली मेन पे डिपेंडेंट हो गई, जो कि एक तरीके का आज की डेट में क्रुएलिटी है। देन डिसइनहेरिटेंस ऑफ डॉटर्स फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो ये हुआ, एंड कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो जब इनहेरिटेंस में उनको राइट नहीं मिल रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड जो हमारे राइट्स हैं वो डिसइंटरेस्ट में जा रहे हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या फायदा ऐसे एक्ट का। देन ऑब्जेक्ट्स एंड एसेंस ऑफ अमेंडमेंट, तो अब आओ कि इस अमेंडमेंट को लाने के ऑब्जेक्ट क्या थे और इस अमेंडमेंट के आने से फायदा क्या, ठीक है। तो सबसे पहला कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कन्फर को-पर्सनल राइट्स ऑन डॉटर्स बाय लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो एम था, उद्देश्य था, वो ये था कि जो डॉटर्स हैं उनको बाय बर्थ को-पर्सनल राइट बनाओ मिलना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद टू प्लेस डॉटर्स ऑन पार विद सन्स इन राइट्स एंड लायबिलिटीज, तो दोनों को इक्वल दर्जा दो, बराबरी का इन अधिकार मतलब राइट्स में और उनकी जिम्मेदारियों में। देन टू एलिमिनेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, दादा लाई प्रॉपर्टी थी, उसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब जो सन्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी, उसको खत्म करो। देन टू मॉडर्नाइज हिंदू सक्सेशन लॉ इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हिंदू लॉ है उसको मॉडर्नाइज करो, उसको अपग्रेड करो। देन स्टैट्यूटरी चेंजेस अगर देखें तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 6 दैट इज डॉटर एज को-पार्टनर, ठीक है। तो जो को-पार्टनर की बात करता है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 6 है। अब उसमें सब्स्टिट्यूट किया गया, कुछ चीजों को ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद द डॉटर ऑफ अ को-पार्टनर शैल बाय बर्थ बिकम को-पार्टनर इन हर ओन राइट
इन द सेम मैनर एज द सन। तो ये चीज में ऐड कर दी गई, मतलब डॉटर को सन के बराबर की इक्वालिटी दे दी गई इन द को-पार्सनरी राइट। लीगल इफेक्ट क्या हुआ इसका, डॉटर एक्वायर्स को-पार्सनरी स्टेटस बाय बर्थ, ठीक है, तो डॉटर को को-पार्सनरी स्टेटस मिल गया बाय बर्थ। देन सेम राइट्स एज सन इन, तो सेम राइट्स मिले तो डॉटर्स को भी सन के जैसे सेम राइट मिले जॉइंट प्रॉपर्टी में, पार्टीशन में और सर्वाइवरशिप में, ठीक है। तो हम ये तीनों कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर जब भी डिवोल्यूशन होगा तो डॉटर्स को भी सेम राइट मिलेंगे, पार्टीशन जब भी होगा तो डॉटर को भी सेम राइट मिलेंगे, और सर्वाइवरशिप के थ्रू जब भी पापा की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, मतलब फादर की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, तब भी सर्वाइवरशिप वाला जो मतलब जो फादर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें भी डॉटर को गिना जाएगा। और लायबिलिटीज भी सेम आ गई एज सन, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। देन उसके बाद मैरिज ऑफ डॉटर इज इररिलेवेंट, तो मैरिज स्टेटस से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी प्रॉपर्टीज राइट पे। देन विनीता शर्मा वर्सेस राकेश कुमार शर्मा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हम अभी डिस्कस करके आए इन ब्रीफ। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉटर्स राइट इज बाय बर्थ नॉट डिपेंडेंट ऑन फादर बीइंग अलाइव ऑन 9/9/2005। इसका मतलब क्या है कि 9/9/2005 को ये एक्ट जो है 2005 की जो अमेंडमेंट एक्ट है वो इनएक्ट हुई, मतलब वो इन्फोर्स हुई, और ये चीज बोली गई कि भाई डॉटर का जो राइट है वो बाय बर्थ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि 9/9/2005 को फादर वाज अलाइव और नॉट, फादर अलाइव है या नहीं थे, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट डॉटर का राइट 9/9/2005 से बाय बर्थ मान लिया गया जब भी उसका बर्थ हुआ रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर उसके बाद द अमेंडमेंट इज रेट्रोएक्टिव इन नेचर दो नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिक नहीं है, बेशक ये 2005 से पहले वाली चीजों पर अप्लाई नहीं करती, पर रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि जब से डॉटर का बर्थ हुआ है तब से उसको राइट मिलेगा उसका, ठीक है। देन आगे चलते हैं। एनी इंटरप्रिटेशन डिनाइंग डॉटर्स इक्वालिटी वुड वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस एक्ट का मतलब 2005 की जो अमेंडमेंट एक्ट है उसका अगर इस तरीके का इंटरप्रिटेशन होता है जिसमें डॉटर के राइट को डिनाई किया जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जो है वायलेट किया उस इंटरप्रिटेशन में। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो फादर डाइड इन 2001 लीविंग अ डॉटर एंड सन, ठीक है, तो 2001 में फादर की डेथ हुई और एक डॉटर और एक सन को छोड़ के वो गए। देन डॉटर इज स्टिल एंटाइटल्ड टू इक्वल को-पार्सनरी शेयर, तो 2005 में जो डॉटर है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि 2001 में उसके पापा की डेथ हुई, डजंट मैटर, पर डॉटर जो है उसके पास इक्वल राइट होगा शेयर क्लेम करने का, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आओ, इसी को बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इन नेचर, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है पर रेट्रोएक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद एबोलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, ये देखते हैं। तो ओल्ड पोजीशन क्या थी, को-पार्सनरी इंटरेस्ट डिवॉल्व बाय सर्वाइवरशिप ऑन मेल मेंबर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ओल्ड और न्यू पोजीशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि एफ एक फादर है, ठीक है, इनकी डेथ हो गई, या मान लो पहले मैं समझाता हूं, एफ एस S1 एफ एस S1 S1 ठीक है, ये लोग हैं को-पार्सनरी के, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 लोग तक को-पार्सनरी को गिना जाता है। अब मान लो कि यहां पर इसके साथ एक डॉटर, ठीक, यहां पर एक डॉटर है। अब क्या हुआ कि एफ की मान लो हम इसमें अगर हम बात करें को-पार्सनरी राइट की तो उस केस में 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले बिफोर, ठीक है, डॉटर को को-पार्सनर नहीं माना जाता, ठीक है। तो शेयर कैसे डिवॉल्व हुआ, बिफोर 2005 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, इस तरीके से शेयर पहले डिवॉल्व हुआ बिफोर 2005। अब क्या हुआ, जब फादर की हो गई डेथ, ठीक है, अब जब डेथ हो जाएगी तो उस केस में क्या है, एक सन है और एक डॉटर है, मतलब दो लोग हैं जिसमें प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेंगे। तो यहां पर डॉटर को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा और सन को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो इस तरीके से इनका शेयर जो है वो डिवॉल्व होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि ये था 2005 से पहले का नियम। अब 2005 से बाद का नियम क्या हुआ कि एफ है, एफ के बच्चा है एस S1, फिर इसका बच्चा हो गया S1, देन इसका बच्चा हो गया S1 S, ठीक है। तो ये मान लो ये क्रोनोलॉजी है। अब इनके साथ एक डॉटर भी है, मतलब एफ की एक डॉटर भी, ठीक है। अब आफ्टर 2005 क्या हुआ कि यहां पर जो को-पार्सनरी राइट है उसमें डॉटर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब को-पार्सनरी डिवीजन अगर करें जॉइंट फैमिली का तो उस केस में कितना होगा, 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5 एंड डॉटर का कितना आया, 1/5, ठीक है। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज क्या हुई कि अब अगर एफ की डेथ होती है तो उस केस में इस 1/5 पे दो शेयर्स होंगे। दो शेयर्स का मतलब कितना हुआ, एक सन के पास जाएगा और एक डॉटर के पास, ठीक है। तो दो शेयर का मतलब कितना हुआ, 1/10 एंड 1/10, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो है वो न्यू पोजीशन।
तो ये आपको समझना है कि ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन में क्या डिफरेंस है। देन आगे चलते हैं। न्यू पोजीशन में सर्वाइवरशिप कंटिन्यूज ओनली अमंग को-पार्टनर्स इंक्लूडिंग डॉटर्स, ठीक है। तो को-पार्टनर्स में डॉटर्स भी इंक्लूड हो गई, तो सर्वाइवरशिप में भी उसमें ऑब्वियसली आ जाएगी। देन ऑन डेथ इंटरेस्ट डिवॉल्व्स बाय सक्सेशन नॉट ऑटोमेटिकली बाय सर्वाइवरशिप। तो सक्सेशन के थ्रू डिवॉल्व होगा, और सक्सेशन के लॉज हम पढ़ के आए हैं इंटरस्टेट सक्सेशन जो हमने पढ़ा था क्लास 1 क्लास 2 एंड देन एग्नेट्स एंड देन कॉग्नेट्स, ठीक है। तब उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 3 जो कि 2005 के अमेंडमेंट में चेंज हुआ था, ठीक है। डेवोल्यूशन ऑफ को-पार्टनर इंटरेस्ट मतलब ऑन द डेथ ऑफ द को-पार्टनर, तो अगर को-पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में हिज और हर इंटरेस्ट डिवॉल्व्स इंटरस्टेट नॉट टेस्टामेंटरी सक्सेशन, मतलब इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू डिवॉल्व किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, वही जो हम अभी पढ़ के आए क्लास 1 क्लास 2 क्लास एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, ठीक है। इस तरीके से डिवॉल्व किया जाएगा जो इंटरस्टेट वाले हमने लॉ पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट बाय सर्वाइवरशिप अलोन, तो सर्वाइवरशिप से नहीं कि भाई जो को-पार्टनर जिंदा है सिर्फ उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसका शेयर जो होगा उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास या फिर एयर्स के पास जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं कि एक फादर है, सन एंड डॉटर, देन S1। अब मान लो इस केस में S की डेथ हो जाती, ठीक है। तो क्या होगा, जो को-पार्टनरी वाला जो इंटरेस्ट होगा वो देखकर कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकलेगा कि पहले तो सबको 1/4 दे दो, ठीक है। 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। अब क्या होगा, ये जो 1/4 है बिकॉज इसकी डेथ हो चुकी है, तो ये जो 1/4 है ये भाई जो हमने अभी समझा था कि एयर्स के थ्रू जो है वो डिवॉल्व हो जाएगा, मतलब यहां पर जो लॉ लगेगा वो इंटरस्टेट सक्सेशन का लगेगा 1/4 के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। देन आगे चलते हैं, इफेक्ट अगर देखें, फीमेल एयर्स गेट डायरेक्ट सक्सेशन राइट्स, तो फीमेल एयर्स के पास डायरेक्ट सक्सेशन राइट्स आ गए एंड को-पार्टनरी शेयर बिकम्स असर्टेनेबल, ठीक है। तो जो को-पार्टनरी शेयर था उसको असर्टेन करने लगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 5 दैट इज वैलिड पार्टीशन डिफाइंड। तो इसमें जो 2005 की जो एक्ट थी उसके अंदर वैलिड पार्टीशन को भी डिफाइन किया। कैसे होता है वैलिड पार्टीशन, पहला बाय रजिस्टर्ड डीड, जैसे हम अपनी रजिस्ट्री कराते हैं किसी प्रॉपर्टी की, वैसे ही पार्टीशन की भी रजिस्टर्ड डीड होती है। एंड अगर ये नहीं हो रहा तो बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट, तो दो ही तरीके से होगा, या तो रजिस्टर्ड डीड होगी या फिर डिक्री ऑफ द कोर्ट होगा, ठीक है। ओरल पार्टीशन आफ्टर 20 दिसंबर 2004 आर इनवैलिड, ठीक है। तो अगर 20 दिसंबर 2004 के बाद किसी ने ओरल पार्टीशन किया होगा तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। पर्पस क्या है, प्रिवेंट स्कैम एंड फ्रॉडलेंट पार्टीशन टू डिफीट डॉटर्स राइट। तो जो डॉटर्स राइट को डिफीट करने के लिए लोग मिली भगत करके पार्टीशन कर लेते थे, उसको रोकने के लिए ये नियम बनाया गया। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली केस लॉ है जो आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में रेफर कर सकते हो। देन आगे चलते हैं, देन उसके बाद आता है सेटल्ड लॉ। तो इस केस लॉ को ओवररूल करके विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस आया, दैट इज ओरल पार्टीशंस आर इनवैलिड अनलेस प्रूवन एक्सेप्शनली। तो अगर किसी ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में हुए जहां पर रिटर्न पार्टीशन करना पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में ओरल पार्टीशन को भी वैलिड मान सकते हैं, बट बहुत लिमिटेड। देन डॉटर्स कैन नॉट बी डिनाइड राइट्स थ्रू मैनिपुलेटेड पार्टीशन। तो मैनिपुलेटेड पार्टीशन से डॉटर्स के राइट को जो है ओवररूल नहीं किया जा सकता। देन ये था। उसके बाद जो फिफ्थ चीज जो 2005 के अमेंडमेंट में ऐड हुई, दैट इज द रिमूवल ऑफ सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 था दैट इज राइट ऑफ रेजिडेंस, उसको रिमूव किया गया। कैसे, जो ओल्ड सेक्शन 23 था उसमें फीमेल एयर्स कुड नॉट डिमांड पार्टीशन ऑफ ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। तो जो ड्वेलिंग हाउस था जहां पर फैमिली रहती थी उसका पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकते थे फीमेल एयर्स बिफोर जो ओल्ड सेक्शन 23 था उसके हिसाब से। देन मेल एयर्स हैड प्रेफरेंशियल राइट्स बिकॉज़ उनको वहां रहना था, इसलिए जो मेल एयर्स थे उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते थे। अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट क्या आया, 23 सेक्शन जो था वो डिलीट हो गया। अब वुमेन जो है वो पार्टीशन क्लेम कर सकती है, रेजिडेंस क्लेम कर सकती है एंड इनफोर्स प्रोप्राइटरी राइट्स। तो इक्वल प्रोप्राइटरी राइट्स भी क्लेम कर सकती है वुमेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेक्शन 23 जो कि पहले था। देन एग्जांपल अगर देखें, अ डॉटर कैन नाउ सीक पार्टीशन ऑफ एंसेस्टर हाउस इवन इफ मेल हेयर्स रिसाइड देयर, ठीक है। तो अब जो है क्या है, डॉटर्स जो है वो ड्वेलिंग हाउस का भी पार्टीशन क्लेम कर सकती है। देन रिमूवल ऑफ सेक्शन 24 दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ विडोज। तो जो विडोज को डिस्क्वालीफाई करता था सेक्शन नंबर 24 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 उसको रिमूव कर दिया गया। दैट इज अ विडो ऑफ प्रीडिसीज्ड सन लॉस्ट इनहेरिटेंस राइट्स अपॉन रीमैरिज। तो जब रीमैरिज हो जाती थी तो प्रीडिसीज्ड सन की जो विडो थी, मतलब जो बच्चे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उसकी जो विडो है, उसकी जो वाइफ है, ठीक है, उसको आफ्टर रीमैरिज उसकी जो राइट था वो खत्म हो जाता था इन द प्रॉपर्टी। अब अमेंडमेंट के बाद क्या है, सेक्शन 24 डिलीट हो गया एंड विडो रिटेन्स इनहेरिटेंस राइट डिस्पाइट रीमैरिज। तो रीमैरिज के बाद भी इनहेरिटेंस राइट है विडो के पास एंड इससे क्या फायदा हुआ, दिस इंश्योर्स डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द विडोज, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं।
तो इम्पैक्ट अगर देखें स्टेट अमेंडमेंट पे, तो 2005 से पहले कुछ स्टेट थे जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब ऑलरेडी को पर्सनल राइट्स जो था वुमन को दे चुके थे। पर जो 2005 अमेंडमेंट आया उसमें क्या हुआ, उसमें यूनिफॉर्म नेशनल लॉ बना जिसमें सभी स्टेट्स को कवर कर लिया गया, ठीक है। एंड ओवररोड इनकंसिस्टेंट स्टेट प्रोविजन, तो जो स्टेट प्रोविजन कंट्रावीनिंग थे या फिर कुछ इनकंसिस्टेंसी थी उसको खत्म कर दिया गया और एक कंसिस्टेंट लॉ सबके लिए बना दी गई पूरे देश के लिए। देन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो प्रॉपर्टी राइट्स आर लिंक्ड टू ह्यूमन डिग्निटी, ये हम समझ चुके हैं। जेंडर इक्वालिटी एंड इनहेरिटेंस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि तो जेंडर इक्वालिटी और इनहेरिटेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है जहां पर इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। और जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ लिंक करते हैं। आप सोचो किसी को ऐसा बोला जाए कि तुम इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हो तो कितनी गलत बात है। तो उसका जुडिशियल ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो विनीता शर्मा तो कोड ऑब्जर्व दैट अ सन इज अ सन, अ डॉटर इज अ डॉटर, लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 इसी की बात करता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला अप्लाइज ओनली टू मिताक्षरा कोपासरी नॉट देम, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिमिटेशन है। देन उसके बाद आगे चलते हैं डज नॉट रिफॉर्म सेक्शन 15 दैट इज फीमेल इंटरस्टेट सेक्शन को रिफॉर्म नहीं करता, मतलब पेरेंट्स को अभी भी जो वुमेन के पेरेंट्स है उसको अभी भी लास्ट प्रेफरेंस मिलती है। देन रिक्वायर्स लिटिगेशन फॉर एनफोर्समेंट, तो इसमें बहुत ज्यादा लिटिगेशन का प्रोस्पेक्ट है और ज्यादातर केसेस जो है वो ज्यादा शुरू करते हैं और होता खत्म। देन सोशल रेजिस्टेंस स्टिल लिमिट्स प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो सोशल रेजिस्टेंस है, जो लोग मिली भगत करके अभी भी जो वुमेन से एनओसी साइन करा लेते हैं, तो वो क्या है अभी भी इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को रोकते हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है, तो ये फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप चाहो तो इसे एग्जाम में लिख सकते हो, पर फिलहाल वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ जरूर लेना, बिकॉज अगर कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना होगा, तो आप एक बार इस रेफरेंस को जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है ओवरऑल एसेंस ऑफ द अमेंडमेंट। तो ओवरऑल एसेंस का मतलब क्या है कि जो मेन चीज है इसमें आती है, जो ओवरऑल एक क्रक्स टाइप का है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग डॉटर्स फ्रॉम डिपेंडेंट्स टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो जो डॉटर्स थी इस अमेंडमेंट से पहले एक डिपेंडेंट थी ऑन द मेल मेंबर्स, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, पर अब क्या हुई वो स्टेक होल्डर्स हो गई, मतलब प्रॉपर्टी में उनका शेयर आ गया। देन रिप्लेसिंग पैट्रियार्कल इनहेरिटेंस विद जेंडर न्यूट्रल सक्सेशन, तो जेंडर न्यूट्रल सक्सेशन लॉज आए जिसकी वजह से उनको फायदा हुआ। एंड देन एलिनेटिंग पर्सनल लॉ विद कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, पर्सनल लॉ को एलिनेट किया, खत्म किया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी इक्वालिटी गारंटी है उसको अपहेल्ड किया। देन रिकॉग्नाइजिंग वुमेन एज इक्वल मेंबर्स ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली, तो हिंदू जॉइंट फैमिली के इक्वल मेंबर्स की तरह वुमेन को रिकॉग्नाइज करा। देन द कंक्लूजन देख लेते हैं। देन फाइनली दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक तो पूरा कंक्लूजन आप देख लेना एक बार वीडियो पॉज करके, ताकि कंक्लूजन को आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सको। देन आगे चलते हैं। अब आता है सेकंड टॉपिक ऑफ द यूनिट दैट इज स्त्रीधन एंड वुमेन स्टेट अंडर द हिंदू लॉ, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो स्त्रीधन बेसिकली क्या है, द प्रॉपर्टी ओवर व्हिच अ वुमन हैड एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड वुमेन स्टेट लिमिटेड स्टेट दैट इज प्रॉपर्टी ओवर व्हिच वुमन हैड रिस्ट्रिक्टेड राइट्स। तो हमने ये पढ़ा कि जो सेक्शन नंबर 14 है ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट वो दो चीजों की बात करता है, पहला एब्सोल्यूट ओनरशिप और दूसरा उसका जो क्लॉज है वो एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि लिमिटेड स्टेट। तो अगर स्त्रीधन है तो वो जनरली एब्सोल्यूट होगा अगर उस पर कोई एक्सप्रेस कंडीशन नहीं है कि उसको लिमिट करना, ठीक है। और अगर एक्सप्रेस कंडीशन है कि वो लिमिटेड स्टेट है, लाइफ इंटरेस्ट है, तो उस केस में वो रिस्ट्रिक्टेड राइट है, ठीक है। तो उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट पर्टिकुलरली सेक्शन 14 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडिकली ट्रांसफॉर्म दिस पोजीशन बाय अबॉलिशिंग द लिमिटेड स्टेट एंड एनलार्जिंग द वुमेन्स राइट्स टू एब्सोल्यूट ओनरशिप, ठीक है। तो बेसिकली जो आर्टिकल जो सेक्शन नंबर 14 है, जो बेस्ड ऑन द आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसके अकॉर्डिंग कि जो वुमेन है अगर वो पोजीशन में है तो अगर उस पर इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो रिस्ट्रिक्शन किसी काम की नहीं है, वो वुमेन जो है वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर मानी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्त्रीधन को देखें तो मीनिंग ऑफ स्त्रीधन मतलब क्या है, वुमेन्स प्रॉपर्टी। स्त्रीधन को अगर हम ट्रांसलेट भी करें स्त्री का धन, तो स्त्रीधन मतलब वुमेन्स प्रॉपर्टी। तो इट रेफर्स टू प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू हिंदू वुमेन, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली बिकॉज स्त्री का धन मतलब स्त्रीधन, ठीक है, मतलब हिंदू की स्पेसिफिकली हिंदू वुमेन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ओवर व्हिच शी हैज एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ ओनरशिप, पोजेशन, एंजॉयमेंट एंड एलियनेशन, ठीक है। तो अनलाइक वुमेन्स स्टेट, स्त्रीधन ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड इवन अंडर एंशिएंट लॉ एज द वुमेन्स सेपरेट प्रॉपर्टी। तो स्त्रीधन को हमेशा सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया गया है। सोर्सेज ऑफ स्त्रीधन देखें अगर तो क्या है, तो सोर्सेज ऑफ स्त्रीधन अगर देखें सबसे पहला क्या है, गिफ्ट रिसीव्ड बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो गिफ्ट किसी भी टाइप के होंगे तो क्या होगा, स्त्रीधन माना जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम किसके से, पेरेंट्स, हस्बैंड एंड इन लॉज, ये क्या माना जाएगा, स्त्रीधन माना जाएगा। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय स्किल, मैकेनिकल आर्ट्स,
और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या माना जाएगा, स्त्रीधन माना जाएगा, मतलब वुमेन की अपनी प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय कॉम्प्रोमाइज इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस और बाय इनहेरिटेंस, तो ये भी क्या माना जाएगा, स्त्रीधन। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं राइट्स ऑफ वुमेन ओवर स्त्रीधन। क्या राइट्स है, सबसे पहला एब्सोल्यूट ओनरशिप, जो कि सेक्शन नंबर 14 भी यही बात करता है। देन राइट टू सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, बिक्वेथ बाय विल, तो मतलब विल बना सकती है, सेल कर सकती है, मॉर्गेज कर सकती है एंड एनीथिंग ऑफ को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। देन तो स्त्रीधन वाली प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या किसी उसको उस बारे में डिसीजन लेने के लिए किसी की भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन उसका केस लॉ अगर देखें तो प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार इंपॉर्टेंट केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्त्रीधन रिमेन्स एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ। ठीक है, तो बेशक शादी हो चुकी है पर जो स्त्रीधन है, मतलब जो वाइफ को जो गिफ्ट मिले हैं या वाइफ ने जो एक्वायर किया है, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। देन हस्बैंड और इन-लॉज होल्डिंग इट एक्ट ओनली एज ट्रस्टी, तो हस्बैंड और इन-लॉज जो हैं जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जो अपने पास रख सकते हैं, पर वो एज अ ट्रस्टी रख सकते हैं, नॉट एज द ओनर। देन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्त्रीधन अमाउंट्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो बेसिकली एक ऑफेंस है जो बीएनएस में डिफाइंड है कि अगर आपको किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दी, जैसे मान लो मैंने ये पेन किसी को दिया, ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने अपने पास उस पेन को रख लिया, मुझे वापस देने से मना कर दिया, तो दैट इज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सिमिलरली जो स्त्रीधन है उसके ट्रस्टीज के पास बेशक वो प्रॉपर्टी हो सकती है, पर जब भी जरूरत पड़ेगी उसकी ओनरशिप हमेशा उसकी वुमन के पास रहेगी, और अगर उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट करा, अपने लिए यूज करा उसे, तो क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। ठीक है, देन उसके बाद इलस्ट्रेशन देख लो, फॉर एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं, उसके नेक्स्ट कांसेप्ट आता है वुमेन स्टेट, दैट इज लिमिटेड स्टेट, मतलब प्री 1956 जो हिंदू लॉ था, व्हेन वुमेन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी स्पेशली फ्रॉम अ मेल, शी यूजुअली टुक इट एज अ लिमिटेड ओनर नोन एज वुमेन स्टेट। तब जब 1956 से पहले वाला जो लॉ हम जो अभी डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से सेक्शन 14 हमें बनाना पड़ा कि वुमेन जो थी वो इनहेरिट तो करती थी, पर इनहेरिट करने का मतलब ये होता था कि वुमेन के पास वो राइट सिर्फ लिमिटेड राइट है, उसे सेल नहीं कर सकती, उसे एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं मिलती थी, तो वो सिर्फ लिमिटेड ओनर की तरह उसको यूज कर सकती थी। तो ये जो वुमेन स्टेट का कंसेप्ट है, ये प्री 1956 का कंसेप्ट है। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो राइट टू पोजीशन एंड एंजॉयमेंट होता था, मतलब बेच नहीं सकते थे। नो एब्सोल्यूट राइट ऑफ एलियनेशन, तो एलियनेट करने का राइट नहीं हो सकता था। एंड प्रॉपर्टी डिडक्टेड टू द नेक्स्ट हेयर ऑफ द लास्ट मेल ओनर ऑफ द, सपोज दैट वुमेन थी डब्ल्यू, ठीक है, अब इसको प्रॉपर्टी मिली इसके फादर से, ठीक है, अब फादर से इसको प्रॉपर्टी मिली, तो ये जो है एलियनेट नहीं कर सकती, इसको बेच नहीं सकती। तो जब तक वुमेन जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, पोजेस कर सकती है, और जैसे डेथ हुई उस केस में वाइफ जो फादर है उनके जो एयर्स होंगे उन पर प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। देन उसका नेचर ऑफ राइट अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला इट कुड नॉट सेल और गिव द प्रॉपर्टी फ्रीली, तो ये हम समझ ही चुके हैं कि लिमिटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। देन कुड एलियनेट प्रॉपर्टी ओनली फॉर लीगल नेसेसिटी सच एज मेंटेनेंस, रिलीजियस पर्पस, मैरिज एंड पेमेंट ऑफ डेट्स। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई जरूरत आन पड़े, बोलते हैं ना कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, तो जैसे मेंटेनेंस खुद को मेंटेन ही नहीं कर पा रही तो प्रॉपर्टी को एंजॉय खा करेगी। देन रिलीजियस पर्पस है अगर कोई, या फिर मैरिज एक्सपेंसेस को मीट करना है अपने बच्चे के खुद के। देन पेमेंट ऑफ डेट्स, अगर कोई डेट है उसको निभाना है तो उस केस में प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकती थी। देन केस लॉ अगर देखें तो राधा रानी वर्सेस हनुमान प्रसाद, दैट इज court held that alienation by a woman holding a limited estate was valid only to the extent of necessity. necessity का कंसेप्ट हमेशा से रहा है, तो जब necessity आएगी तो बंदा उसमें रह के करेगा क्या, necessity को तो पूरा करेगा ना। देन उसके बाद इलस्ट्रेशन है, देख लेना फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। देन आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आओ सेक्शन 14 जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एबॉलिशन ऑफ वुमेन स्टेट। तो वुमेन स्टेट के कंसेप्ट को, मतलब लिमिटेड राइट के कंसेप्ट को सेक्शन 14 पूरी तरीके से एबॉलिश कर देता है। ठीक है, तो स्टेटरी प्रोविजन देखें अगर, कि हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करता हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आप लोग उसी कंसेप्ट में, उसी फ्रेम में समझ लेना जो हमने सेक्शन 14 डिस्कस किया था। तो लिमिटेड स्टेट को ये एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट कर देता है, कब, जब पोजेशन फीमेल हिंदू का ही हो। ठीक है, देन उसके बाद जिसमें इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिली हो, या फिर पार्टीशन से मिली हो, या मेंटेनेंस से, या फिर गिफ्ट में, या फिर प्रिस्क्रिप्शन में, तो बेसिकली प्रॉपर्टी कैसे भी मिली हो, अगर वो लिमिटेड है तो उसे वो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट ओनर बना देगा। लिमिटेड कब होती है, इंप्लाइड कंडीशंस है, इंप्लाइडली माना गया है कि वुमन के पास कोई राइट नहीं है उसको सेल करने का, तब अगर एक्सप्रेस कंडीशन है तो नहीं। ठीक है, देन उसके बाद एक केस लॉ है जो डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आ जाओ द इलस्ट्रेशन, विडो इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मेंटेनेंस बिफोर 1956 becomes absolute owner after the act। ठीक है, तो ये है। देन उसके बाद सेक्शन 14 क्लॉज 2 आ जाओ, दैट इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर प्रॉपर्टी जो है विद एन एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन मिली है कि वो जो है एब्सोल्यूट ऑनर नहीं है, तो उस केस में उसको एब्सोल्यूट ऑनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, देन उस केस में लिमिटेड स्टेट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और सेक्शन 14 क्लॉज 1 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा।
ठीक है। देन आगे चलते हैं, देन दिस इज द केस लॉ फॉर सेक्शन 14 एंड देन आगे चलते हैं द इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। देन उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन स्त्री धर्म एंड वुमेन्स स्टेट। तो अब हम इसके कांसेप्ट को समझ चुके हैं, तो डिफरेंस करना कौन सी बड़ी बात है। तो डिफरेंस अगर देख लेते हैं, ओनरशिप अगर देखें तो स्त्री धर्म में एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है और लिमिटेड में लिमिटेड ओनरशिप होती है। नाम से क्लियर है। देन उसके बाद एलियनेशन अगर देखें तो इसमें कर सकते हैं और इसमें तब कर सकते हैं वुमेन्स स्टेट में जब नेसेसिटी हो। देन आफ्टर 1956 स्त्रीधन जो था वो तब से पहले भी एब्सोल्यूट था और बाद में भी, पर जो वुमेन्स स्टेट था वो बाद में एब्सोल्यूट बन गया एज पर सेक्शन 14। देन उसके बाद रिवर्जन देखें तो नो रिवर्जन और रिवर्टेड अर्लियर, मतलब 1956 से पहले रिवर्ट होता था पर अब नहीं। देन उसके बाद लीगल स्टेटस देखें तो फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है और ये जो है एबॉलिश्ड है, मतलब जो वुमेन्स स्टेट का कांसेप्ट है वो एबॉलिश्ड है, मतलब उसमें आप इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। देन उसके बाद क्रिमिनल एंड सिविल प्रोटेक्शन देखें स्त्रीधन का तो क्या है क्रिमिनल एस्पेक्ट। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हस्बैंड और या फिर जो इन लॉज हैं वो ट्रस्टी की तरह काम कर रहे हैं और वो अपने लिए प्रॉपर्टी को यूज करने लग जाए और उसके मालिकाना हक को छीन लें तो दैट विल बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देन उसके बाद आगे चलते हैं आईपीसी या फिर बीएनएस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है सिविल एस्पेक्ट अगर देखें तो वुमेन कैन रिकवर पोजीशन, तो सिविल सूट बना करके सेक्शन 9 सीपीसी लगा करके अपने पोजीशन को वापस ले सकते हैं, सीक इंजंक्शन रोक सकते हैं एंड क्लेम डैमेजेस मांग सकते हैं। वुमेन्स के पास ये सिविल राइट्स हैं टुवर्ड्स द स्त्रीधन। देन मॉडर्न पोजीशन अगर देखें तो क्या है स्त्रीधन इज फुल्ली प्रोटेक्टेड, वुमेन्स स्टेट इज एबॉलिश्ड, ये हम समझ चुके हैं कि वुमेन्स स्टेट का कोई कांसेप्ट नहीं है सेक्शन 14 के आने के बाद। देन वो हिंदू वुमेन एंजॉय एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड टेस्टामेंटरी पावर, मतलब पावर टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। देन इक्वल सक्सेशन राइट्स पोस्ट 2005 अमेंडमेंट, ठीक है। देन उसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर देखें तो सेक्शन 14 हैज एम्पावर्ड हिंदू वुमेन, चैलेंजेस रिमेन। क्या क्या चैलेंजेस थे सबसे पहले समझ लेते हैं। सोशल रेजिस्टेंस, बिकॉज आप लॉ तो कुछ भी बना लो पर मानना तो लोगों नहीं है, तो लोगों की सोच बदलने में तो टाइम लगेगा ही। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं था, वुमेन्स को पता ही नहीं था इस लॉ के बारे में। देन लिटिगेशन डिलेज, तो भाई कोर्ट में आते जाओ तारीख पे तारीख लेते जाओ। देन उसके बाद मिसयूज बाय रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स थे वो ट्रस्टी की तरह यूज करते थे और फिर उसको मिसयूज करने लग जाते थे, ठीक है। देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन खत्म नहीं होगा, ये कंक्लूजन यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा, तो एक बार वीडियो पॉज करके पूरा कंक्लूजन को पढ़ लेना। देन आगे चलते हैं तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो सुन्नी लॉ बेस्ड पे जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, अभी तक हमने हिंदू लॉ के बेसिस पे करा, अब हम मुस्लिम लॉ में देखते हैं सुन्नी लॉ क्या कहता है, किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी इन द केसेस ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ जो है वो बेसिकली डिवाइन इंटेंशंस पर बेस्ड है, मतलब बेसिकली कुरान, हदीस, इजमा एंड कियास, बेसिकली ये है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कुरान, होली कुरान पे बेस्ड है या फिर हदीस या फिर इजमा या फिर कियास पर बेस्ड होते हैं मुस्लिम लॉ, ठीक है। उसके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हुए। देन अनलाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट कोडिफाइड बाय द शेड्यूल, तो ये बेसिकली कोई भी अभी तक कोडिफाई नहीं किया गया, अभी भी बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन है। देन अप्लाई यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिया, बिकॉज ये सारी चीजें मुस्लिम धर्म के लिए सेम है तो इसलिए सभी पे एक तरीके से अप्लाई करता है। देन सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड मैथमेटिकल स्कीम, तो सुन्नी लॉ में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल स्कीम है, स्ट्रक्चर्ड वे है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेंस में जाती है। देन नेचर एंड सैलिएंट फीचर्स अगर देखें क्या है इनहेरिटेंस के, सबसे पहला इनहेरिटेंस ओपन्स ओनली ऑन डेथ, तो जब डेथ हो जाएगी तभी इनहेरिटेंस ओपन होगा, ठीक है। देन देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ बर्थ राइट, तो बर्थ राइट का कोई कांसेप्ट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी डिवॉल्व इमीडिएटली ऑन डेथ, तो जैसे ही डेथ होगी वैसे ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। नो कांसेप्ट ऑफ कोपार्सली का कोई कांसेप्ट नहीं है जैसे हिंदू लॉ में। देन मेल एंड फीमेल हेयर्स बोथ इनहेरिट थ्रू शेयर्स, दो शेयर्स डिफर, तो मेल और फीमेल मेल और फीमेल लोग जो होंगे उनको बराबर का हिस्सा तो नहीं मिलेगा पर दोनों के पास इनहेरिटेंस का राइट होगा। देन स्टेट इज डिवाइडेड पर कैपिटा नॉट पर स्टाइल्स, ठीक है। तो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन के हिसाब से स्टेट जो है वो डिवाइड होता है। देन टेस्टामेंटरी पावर इज लिमिटेड, दैट इज मैक्सिमम 1/3, तो टेस्टामेंटरी पावर जो है वो लिमिटेड है, मतलब मैक्सिमम 1/3 प्रॉपर्टी को ही आप टेस्टामेंटरी मतलब विल वगैरह बना सकते हो, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो अब सोर्सेज अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले होली कुरान, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हदीस, देन इजमा एंड देन कियास, ठीक है। तो ये बेसिकली है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम इनहेरिटेंस, ये समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है डेथ ऑफ द प्रोपोजिटर्स, दैट इज एक्चुअल और प्रिज्यूम्ड डेथ, ठीक है। या तो एक्चुअल में डेथ हो चुकी हो या फिर प्रिज्यूम कर लिया हो, एज्यूम कर लिया हो। देन तो एज्यूम का मतलब क्या है, सिविल डेथ भी कुछ केसेस में रिकॉग्नाइज करी जाती है। हेयर मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ डेथ, तो जो जिंदा है मतलब जो उसका बच्चा है, जो जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है, जिसको इनहेरिटेंस में जानी है, उसका जिंदा होना जरूरी है। चाइल्ड इन द होम इज कंसीडर्ड अलाइव बिफोर
इफ बॉर्न अलाइव लेटर, ठीक है। तो जो चाइल्ड है, जो गर्भ में बच्चा है, उसको भी अलाइव माना जाता है कि अगर उसका भविष्य में जन्म हुआ जिंदा रूप में तो उस केस में उसे भी अलाइव माना जाता है। नो डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब एयर मस्ट नॉट सफर फ्रॉम एनी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एयर के ऊपर कोई भी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। देन क्लासेस ऑफ एयर अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला शेयर्स, दैट इज कुरानिक एयर, मतलब शेयर्स आर एयर हुज शेयर्स आर फिक्स्ड बाय द कुरान, ठीक है। तो जो लोग जो रिलेशंस में आते हैं, जो कि कुरान ने फिक्स कर दिया उनके शेयर, तो उनको शेयर्स बोला गया। तो इंपॉर्टेंट शेयर्स अगर देखें तो क्या है, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, डॉटर, सन्स, डॉटर, फुल सिस्टर, कॉन्सैग्यूइंग सिस्टर एंड यूटराइन सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये कुरानिक शेयर्स है, मतलब जिनका शेयर फिक्स है, ठीक है। तो अब शेयर्स अगर देखें तो कितना है, हस्बैंड का 1/2 है, 1/2 है अगर उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो अगर चाइल्ड है तो 1/4 है, ठीक है। देन वाइफ का 1/4 है अगर कोई चाइल्ड नहीं है, और चाइल्ड है तो 1/8, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने का कुछ ज्यादा प्रोस्पेक्ट है नहीं, आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। मदर का 1/3 है अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो 1/3 शेयर है, और अगर चाइल्ड है तो 1/6। डॉटर का 1/2 है अगर एक ही डॉटर है, और अगर ज्यादा डॉटर है, वन से ज्यादा डॉटर है, 2 और मोर डॉटर्स हैं, तो उस केस में 2/3 पर डॉटर, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, इलस्ट्रेशन अगर देखें, इफ अ मुस्लिम मैन डाइज हैविंग वाइफ एंड 1 डॉटर, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, जो हमने अभी टेबल पढ़ी सबसे, वाइफ का 1/8 बनेगा और डॉटर का 1/2, ठीक है। देन उसका रिमेनिंग रेसिड्यू डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ राज, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन रेसिड्यूरीज अगर देखें तो क्या है, रेसिड्यूरीज का नाम से क्लियर हो रहा है कि जब शेयर्स को प्रॉपर्टी मिल गई उसके बाद जो प्रॉपर्टी बची वो रेसिड्यूरीज के पास जाएगी, ठीक है। तो रेसिड्यूरीज बाय देमसेल्व्स, तो जिसमें आता है सन, देन रेसिड्यूरीज इन रिलेशन विद द अदर्स, दैट इज डॉटर विद सन, देन रेसिड्यूरीज टुगेदर विद अदर्स, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में रेसिड्यूरीज को डिफाइन किया गया। देन उसके बाद आता है रूल, दैट इज सन एक्सक्लूड ऑल अदर रेसिड्यूरीज, तो अगर सन है तो सन जो है बाकी सभी रेसिड्यूरीज को एक्सक्लूड कर देगा, तो जो प्रॉपर्टी शेयर्स के बाद बचेगी वो सन के पास सारी चली जाएगी। देन मेल टेक्स डबल द शेयर ऑफ फीमेल, तो मेल जो होगा वो फीमेल से डबल शेयर लेगा इन केस वो रेसिड्यूरी के पास जा रहा है। तो इलस्ट्रेशन देखें, ए डाइज लिविंग 1 सन एंड 1 डॉटर, तो एक के 2 बच्चे हैं, एक सन है और एक डॉटर है, तो उस केस में स्टेट जो होगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे, सन के पास 2 पार्ट जाएगा और डॉटर के पास 1 पार्ट जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे आए तो क्या है, डिस्टेंट किंडर, थर्ड कैटेगरी जो है शेयर्स की वो डिस्टेंट किंडर है, मतलब रिलेटिव्स हु आर नीदर शेयर्स नॉर रेसिड्यूरीज, ठीक है। तो ना शेयर्स है ना रेसिड्यूरीज है, तो उनको डिस्टेंट किंडर्स कहा गया, ठीक है। एग्जांपल डॉटर्स चिल्ड्रन, जो डॉटर के जो बच्चे होंगे, और मैटरनल रिलेटिव, तो मैटरनल रिलेटिव जो भी होंगे मतलब मदर की साइड के जो भी रिलेटिव्स होंगे वो डिस्टेंट किंडर होंगे, ठीक है। तो जब शेयर्स और रेसिड्यूरीज दोनों ही एब्सेंट होंगे तब उस केस में डिस्टेंट किंडर के पास प्रॉपर्टी जाएगी। देन जनरल रूल अगर देखें तो पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन, each heir takes in his or her individual capacity not by branch, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जैसे हिंदू लॉ में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसका अगर कोई शेयर बनता है तो उसके बच्चों के पास या उसके हेयर्स के पास जाता है, वैसा मुस्लिम लॉ में नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अगर आपको अपना शेयर लेना है तो आपका जिंदा रहना जरूरी है, दैट इज द सर्वाइवरशिप प्रिंसिपल, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो रिप्रेजेंटेशन की डॉक्ट्रिन नहीं है, मतलब प्री डिसीज्ड हेयर डू नॉट इनहेरिट, ठीक है। तो जो अगर किसी की पहली डेथ हो चुकी है तो उसके जो बच्चे हैं या उसके जो हेयर्स हैं उनको नहीं मिलेगा शेयर, ठीक है। देन उसके बाद केस देखें तो अब्दुल वहाब वर्सेस नीलोफर, दैट इज कोर्ट रिफॉर्म दैट रिप्रेजेंटेशन हैज नो प्लेस इन मुस्लिम, ठीक है। तो ये कोई कांसेप्ट नहीं है मुस्लिम लॉ में, द heirs of the predeceased person will not get any right, अगर predeceased person के पास वो ऑलरेडी आ चुका है तो अभी वो डिवॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन इलस्ट्रेशन देखें, a dies having son that is predeceased and grandson, ठीक है। तो grandson does not inherit, तो grandson के पास राइट तब तक नहीं आएगा जब तक पहले सन के पास नहीं आया था, तो राइट आने से पहले सन की डेथ हो चुकी है, इसलिए ग्रैंडसन के पास भी कोई राइट नहीं आएगा। देन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मेल टेक्स डबल शेयर ऑफ फीमेल। देन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस अगर देखें तो क्या है, वही जो लगभग हिंदू लॉ में थे, दैट इज मर्डर, डिफरेंस ऑफ रिलीजन, अगर कोई और कन्वर्ट है, देन स्लेवरी इज आल्सो अ डिस्क्वालिफिकेशन, एंड देन टेस्टामेंटरी सक्सेशन एंड लिमिटेशन, इसको देख लेते हैं व्हाट इज इट मेंट। दैट इज अंडर सुन्नी लॉ अ मुस्लिम कैन bequeath ओनली अप टू 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब कैन नॉट bequeath इन फेवर ऑफ लीगल हेयर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर्स एंड इनहेरिटेंस हैज प्रायोरिटी ओवर विल, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि विल में मैक्सिमम 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी जो पर्सन की है, टोटल प्रॉपर्टी जैसे मान लो 3000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है तो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी को थ्रू विल जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, पर उसमें भी कंडीशंस है कि अगर इनहेरिटेंस और विल हो जाए, मतलब दोनों अपोजिट में चले जाएं, तो इनहेरिटेंस प्रिवेल करेगा, विल प्रिवेल नहीं करेगी, ठीक है। देन उसके बाद डॉक्ट्रिन्स ऑफ विल, दैट इज इंक्रीज ऑफ शेयर, ये समझ लेते हैं।
व्हेन टोटल शेयर एक्सीड यूनिटी दे आर प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस। मतलब इलस्ट्रेशन अगर देखें, अगर टोटल एक स्टेट, ठीक है, और शेयर्स का क्लेम कितना है 1/2 प्लस 1/3 मतलब और 1/6, टोटल कितना हो 1, तो नो ऑल अप्लाइज, ठीक है, तो उस पर अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज इसमें टोटल कितना हो गया 1। अब चलते हैं आगे। तो अगर इन सब का जोड़ घटाना करने के बाद शेयर 1 से ज्यादा हो जाता, मतलब जो अमाउंट आई वो 1 आई, अगर वो 1.2 1.3 1.4 ऐसे हो जाती, तो उस केस में जो शेयर्स के शेयर थे उसको प्रोपोर्शन, मतलब जिसका जितना प्रोपोर्शन में शेयर था उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। देन ड्रॉप इन ऑफ रात, दैट इज रिटर्न ऑफ रेसिड्यू, मतलब इफ द रेसिड्यू रिमेन्स आफ्टर शेयर्स टेक देयर शेयर, there is no residue, the residue is returned to the sharers except husband and wife, ठीक है। तो हस्बैंड एंड वाइफ को अगर छोड़ दिया जाए तो उस केस में अगर शेयर्स के क्लेम करने के बाद, जो लिस्ट हमने शेयर्स की शेयर करी उसके शेयर्स को क्लेम करने के बाद अगर कुछ शेयर बचता है और रेसिड्यूरी नहीं है, कोई पर्सन रेसिड्यूरी में नहीं आता, तो उस केस में वापस जो पोर्शन बचा वो उसी में डिवॉल्व हो जाएगा जिनमें पहले बटा था, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ को छोड़ दिया जाएगा, एक्सेप्शन है। ए डाइज लिविंग मदर एंड डॉटर, तो मदर को 1/6 मिला एंड डॉटर को 1/2 मिला। रिमेनिंग प्रॉपर्टी रिटर्न टू द शेयरर्स बाय डॉक्ट्रिन ऑफ राम, ठीक है, तो ये वापस मदर एंड डॉटर के पास ही आ जाएगी बिकॉज इसमें कोई रेसिड्यूरी नहीं है। देन आगे चलते हैं। अब अगर हिंदू लॉ से कंपैरिजन करें तो क्या है, बर्थ राइट देखें तो मुस्लिम लॉ में नहीं है और हिंदू लॉ में है। टेस्टामेंटरी पावर अगर देखें तो लिमिटेड है और इसमें एब्सोल्यूट है हिंदू लॉ में। देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, लिमिटेड का मतलब क्या है 1/3। देन रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल अगर देखें कि अगर एक पर्सन की डेथ हो गई तो क्या उसके heirs को मिलेगा, तो मुस्लिम लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं है और हिंदू लॉ में रिकॉग्नाइज है। देन शेयर्स ऑफ वुमेन अगर देखें तो इसमें फिक्स्ड शेयर है वुमेन का और इसमें इक्वल शेयर है पोस्ट 2005। देन उसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं, तो स्ट्रेंथ देखें, सर्टेनिटी एंड प्रिसीजन है, ठीक है, तो हर किसी का शेयर सर्टेन है और प्रिसाइज है। देन वुमेन को भी प्रोटेक्शन मिली है और इसमें क्या है, इमीडिएट वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी है, इसमें कोई लिटिगेशन वगैरह ज्यादा नहीं होती। देन लिमिटेशन अगर देखें तो नो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं है, मतलब अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका शेयर गया, ठीक है, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। देन जेंडर बेस्ड शेयर डिस्पैरिटी है, मतलब मेन को डबल मिलता है एज कंपेयर टू वुमेन। देन रिजिड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है जिसमें आपको किसका कितना शेयर बनता है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ये कंक्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं होता, ठीक है, ये कंक्लूजन देख लेना, ये यहाँ पर आपका कंक्लूजन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज की जो कंटेंट है वो ओवर हुआ, दैट इज यूनिट नंबर 3 ऑफ फैमिली लॉ 2 ऑफ सेमेस्टर नंबर 4। मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बीएनएस की यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।